वॉइस वॉइस सब आ रहा है क्या ऑनलाइन पे? बताइएगा हाँ है ना। चलिए, हाईवे इंजीनियरिंग का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, स्टार्ट करते हैं क्या है। ठीक है, तो हाईवे इंजीनियरिंग को हम लोगों को करना है, इसके बाद जस्ट रेलवे करेंगे और फिर एयरपोर्ट, तीनों को साथ में करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन पार्ट पूरा ना। तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी साथ में साइड चलेगा, और साथ ही साथ अपन इसके जो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है मेरे पास इसका हाईवे का, जो कठिन बनता है, क्योंकि देखो हाईवे से जो क्वेश्चंस आते हैं आपके व्यापम में या सीजीपीएससी एससीएस में, तो उसमें क्या होता है कि बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं जिसका न्यूमेरिकल पार्ट बहुत ज्यादा बड़ा रहता है, मतलब कैलकुलेशन हार्ड है। जैसे आपको मैं किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केएमपीएच को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो कैलकुलेशन पार्ट बहुत हार्ड हो जाता है। तो हम लोग इसको बिना कैलकुलेटर के करेंगे ना, और अभी तक वैसे ही करते हैं, और कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट करेंगे, जितना हो सकेगा हम लोग उसको ऐसे तोड़ लेंगे कि मतलब सिंपली अप्रोक्सीमेट फॉर्म में लेके चलेंगे। ऑप्शंस चार आएंगे, अगर चार एकदम जैसे व्यापम पूछता है चारों एकदम पास पास वाले तो थोड़ा दिक्कत है, तब तो हमको एग्जैक्ट चाहिए, लेकिन थोड़ा ऊपर नीचे का रहेगा कुछ ऐसा टाइप का, तो हम लोग उसकी मदद से हम लोग हेल्प बहुत मिलेगा। तो अप्रोक्सीमेट मेथड को हमको फॉलो करना है, तभी ये सब्जेक्ट बनेगा, और ये सब्जेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं और आते तय हैं। फॉर्मूला आपको याद रहेगा, सब चीज याद रहेगा, कैलकुलेशन आपको इतना फास्ट करना पड़ेगा, कर नहीं पाओगे एग्जाम के टाइम के कंस्ट्रेंट के नाम से। तो इसलिए हमको है ना थोड़ा अप्रोक्सीमेट मेथड को फॉलो करते हुए इस सब्जेक्ट को डील करना पड़ेगा। अब अप्रोक्सीमेट मेथड क्या है, कैसा है, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जब कैलकुलेशन करेंगे बड़े बड़े क्वेश्चंस कराऊंगा उसके बाद, क्योंकि इसमें है ना बड़े क्वेश्चन ही आते हैं। आप देख लो पूरे इतिहास में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, व्यापम में पूछ लो या आपके सीजीपीएससी में पूछ लो, इसी के क्वेश्चन आते हैं, और वो बड़े क्वेश्चन होते हैं, छोटे क्वेश्चंस इसके नहीं आते। मतलब जो रहे ना कि हाँ सिर्फ आपको एसएसडी डिजाइन करना है, ओएसडी के, ओएसडी तो खैर नहीं पूछा है, एसएसडी पूछा है, सबमिट कर पूछा है, तो ये सब भी बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो हमको इसको सॉल्व करना है, तो पूरा अप्रोक्सीमेट मेथड को लेके काम करेंगे, और वो कैसे करेंगे वो चीज मैं आपको अभी बता दूंगा। ठीक है, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें करना क्या क्या है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट को देखते हैं। तो पहला हम लोग ने आज जो मेन मेन पार्ट है कि कैसे क्या क्या हुआ, तो पहला जो बोलता है वो क्या है, देखो टॉपिक जो कवर करना है वो है हाईवे डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस एंड प्लानिंग। तो हाईवे का डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसका मेंटेनेंस क्या है, और प्लानिंग कैसे करना है। मतलब कैसे कि पहले हम लोग ने यही सी बात करते हैं ना कि मोहनजोदारो या हड़प्पा सिविलाइजेशन, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, उस समय भी ईंटे की सड़क हुई करती थी। अब वही सड़क धीरे धीरे क्या हुआ, अपग्रेड होते गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा मतलब मुरुंग के उसमें आए, जिसको हम लोग वाटर बाउंड मैकेडम डब्ल्यूबीएम रोड बोलते हैं, और वो विकसित हुआ। तो अब हम लोग फ्लेक्सिबल पेमेंट, जिसको अपन लोग आपका ब्यूटी मीन वाला, जिसको डामर रोड बोलते हैं, तो ये सब में आए। अब उसका और विकसित हो गया। अभी आज के डेट में पूरा चीज क्या हो रहा है, आरसीसी पे डिपेंडेंट है। तो आरसीसी वाले रोड अभी पूरे जितने भी एनएच एनएच है सबको आरसीसी में कन्वर्ट किया जा रहा है, क्योंकि आरसीसी का लोड बेयरिंग कैपेसिटी ज्यादा माना जा रहा है बाकियों से। ठीक है, तो ये सब चीजों को देखते हुए हम लोग वही रोड का डेवलपमेंट कैसे चल रहा है, प्लानिंग कैसे चल रहे हैं, और उसका मेंटेनेंस कैसे कैसे करना है। तो ये सब जो पहला पार्ट है ये थोड़ा थ्योरी इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसको थोड़ा समझ लेंगे कि क्या क्या होता है। स्टैंडर्ड वैल्यू आईआरसी का कोड है, आईआरसी के कोड में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आईआरसी का जो कोड रहेगा और मॉर्थ का कोड,
और कौन सा बोल रहा हूँ, मॉर्थ कोड, ये दोनों। और मॉर्थ कोड और आईआरसी कोड ये दोनों का दोनों क्या होता है, आपका रोड के रेस्पेक्ट में होता है। इंडियन रोड कांग्रेस नाम है इस आईआरसी कोड का। और ये मॉर्थ जो होता है, ये मॉर्थ हम लोग स्पेसिफिकेशन पढ़ते हैं, जो स्टैंडर्ड जो व्हीकल्स के लिए यूज होता है। ठीक है, तो जो भी आपके रोड वोड वाला रहेगा, तो ये मॉर्थ कोड आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड थोड़ा बहुत 2-4 पॉइंट अपने पास है, वो मैं आपको लिखा दूंगा। आईआरसी हमको मेन पढ़ना है, आईआरसी 37 वाला जो कोड है, ठीक है, तो उसको अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आईआरसी कोड से पढ़ेंगे तो सब चीज एकदम लीगल रहेगा। ठीक है, कोड पे जो लिखा है एकदम मतलब 100% सही रहेगा। उसके बाद हम लोग ने ज्योमेट्रिक डिजाइन की बात करना है। तो ज्योमेट्रिक डिजाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कि रोड अगर सीधी जाती है, रोड कहीं ना कहीं तो मोड़ आएगा, जब रोड टर्न होगा तो हमको सुपर एलिवेशन देना पड़ेगा, इसी को हम लोग ज्योमेट्रिक डिजाइन में पढ़ेंगे। वहीं पर रोड क्या है, ऊपर नीचे भी हो सकती है, कोई घाट में चढ़ना है या घाट में उतरना है, ठीक है, पहाड़ चढ़ना है तो पहाड़ से उतरना है, तो ये सब चीज क्या है, ज्योमेट्रिक डिजाइन है। तो ये जो हम लोगों का बेस ही वैसा है, अर्थ ही ऐसा है, तो हम लोगों के हिसाब से उसके हिसाब से ऊपर नीचे होगा। तो इसको ज्योमेट्रिक डिजाइन में सबमिट कर्व और वैली कर्व के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट जो होता है, पहला पार्ट से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा अराइज होता है, तो उसको 5 स्टार लगाइएगा। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ज्योमेट्रिक डिजाइन। इसमें आपको स्टैंडर्ड वैल्यूज याद करना पड़ेगा और साइड बाय साइड इसके फॉर्मूलाज भी याद रखना पड़ेगा, जो कि मैं पूरा याद करा दूंगा। शॉर्ट नोट्स को जैसे जैसे बोलूंगा वैसे वैसे साइड बाय साइड आपको शॉर्ट नोट लिखते चलना है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या होगा, ट्रैफिक इंजीनियरिंग। देखिए ट्रैफिक इंजीनियरिंग अपने आप में ना बहुत ये ऐसा है कि फंसा वाला टाइप का है। क्यों? क्योंकि व्यापम हमेशा जब भी अपने सिलेबस डालता है तो उसमें ट्रैफिक इंजीनियरिंग का नाम नहीं दिया रहता, लेकिन ट्रैफिक इंजीनियर से इनडायरेक्टली 1-2 क्वेश्चन उठे हुए हैं कैपेसिटी निकालने का, है ना। तो हमको ये मान के चलना है कि ऐसे ही कुछ होगा, तो फिर से उसी को ना दोहराने पड़े, तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रैफिक इंजीनियरिंग को हम लोग खुद पढ़ लेंगे। सिलेबस में भले व्यापम ये नहीं लिखा है, सीजीपीएससी एससीएस में तो है ही पूरा, है ना, तो उसको तो पूरे ही पढ़ेंगे, लेकिन व्यापम के रेस्पेक्ट में तो आप पढ़ के जरूर जाइएगा। शॉर्ट नोट्स भले बनवा दूंगा इसका, तो एटलीस्ट उसको देख के जाना, क्योंकि हर बार ऐसे ही होता है, धोखा होता है, हम छोड़ के जाते हैं और उससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग ने पढ़ते हैं क्या, तो पेवमेंट डिजाइन। पेवमेंट डिजाइन के बारे में क्या है, तो पेवमेंट डिजाइन यही है कि लास्ट टॉपिक रहेगा, इसके बाद हमको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या है, कैसा कैसा हिसाब किताब है। फ्लेक्सिबल पेमेंट हो गया, रिजिड पेमेंट, 2 टाइप के पेमेंट पढ़ेंगे और इसी के डिजाइनिंग पार्ट पढ़ेंगे। ये बहुत अच्छे समझ में आने वाला है आपको, इसको बहुत अच्छे से क्लियरली हो जाएगा। फ्लेक्सिबल क्या होता है, कैसे डिजाइन होता है, और रिजिड क्या होता है और रिजिड को कैसे डिजाइन करते हैं। ठीक है, और उसके बाद लास्ट आपका वही पेमेंट के क्या क्या मटेरियल्स यूज होंगे और क्या क्या हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे और कैसे कैसे इसकी प्रॉपर्टीज होगी। ठीक है, तो पेविंग का तो टोटल आपका 5 टॉपिक में ये पूरा हाईवे खत्म हो जाएगा। ये बहुत छोटा सब्जेक्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अपने कैलकुलेशन पार्ट इसको बहुत तगड़ा करना है, उसके लिए हमको इसका आएगा तो बेटा इसका न्यूमेरिकल आएगा, 100% लिखवा लो, न्यूमेरिकल ही आता है, और उसके लिए हम लोगों को कैलकुलेशन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अब स्टार्ट करने वाले हैं क्या, तो पहला टॉपिक का नाम है हाईवे डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड प्लानिंग। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग पहले पढ़ेंगे हाईवे का डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड प्लानिंग का, प्लानिंग कैसे क्या क्या करना है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं क्या क्या है। तो इसको पहला जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि रोड का डेवलपमेंट कैसे अकॉर्डिंग टू ऑर्डर पे हुआ है। जैसे क्या कि हम लोग, मैंने ये बोला ना कि पहले हम लोग ये पढ़ते थे, आप लोग नॉनटेक में भी पढ़े होंगे, हड़प्पा सिविलाइजेशन होता है, मोहनजोदारो, है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो अपन लोग पढ़े होंगे, तो उसमें भी ईंटों की सड़क हुई करती थी, मतलब जो सड़क बनती थी वो ईंटे की रहती थी, है ना। अब उसी का एडवांस वर्जन होता गया तो हम वहीं से चीजें बढ़ती हुई आ रही है। तो देखो पहला जो रोड का डेवलपमेंट ऑर्डर आता है उसका नाम क्या है, रोमन। रोमन रोड लिखा होगा देखो, तो रोमन जमाने का बोलते हैं ना, तो रोमन कालीन इस टाइप का, तो ये रोमन रोड वो कहलाता है। ठीक है, तो रोमन रोड के बाद में क्या आएगा, ट्रेसेगनेट। ट्रेसेगनेट है, रोमन रोड है, उसके बाद मेटक्लाफ है, टेलफोर्ड, मैकेडम, डब्ल्यूबीएम, और उसके बाद क्या आता है, ब्यूटिमिन रोड। उसके बाद आप एक पॉइंट को और ऐड कर सकते हो, 8वां पॉइंट डाल के, उसका नाम होगा आरसीसी रोड, जो आज प्रेजेंट सिनारियो में यही चीज हो रहा है ना। जैसे हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन के जो मंत्री हैं उनका नाम क्या है, सेंट्रल की बात कर, गडकरी जी। तो गडकरी ने क्या किया है, तो अब पूरे रोड को पूरा तोड़वा रहे हैं। ठीक है, ब्यूटिमिन वाले को हटा के पूरा किस में ला रहे हैं, आरसीसी में ला रहे हैं। ठीक है, आरसीसी की बियरिंग कैपेसिटी बोल लो या परफॉर्मेंस बोल लो, बहुत ज्यादा है।
ठीक है, तो उसमें हम लोग ने इसको जनरली देखना है। तो अब देखो क्या है, तो इसमें अगर हम लोग ने पहला भेजते हैं तो पहला रोमन है, ट्रेसेग्नेट है, मेटक्लाफ, टेलफोर्ड, मैकेडम और डब्ल्यूबीएम, उसके बाद क्या है आपका ब्यूटिमिनस रोड, और उसके बाद 8वां पॉइंट आप ऐड करेंगे आरसीसी नाम से। ठीक है, तो ये सीक्वेंस अपने को बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। ये सीक्वेंस के पेपर में आते हैं क्वेश्चंस। तो पहला अपने क्या क्या था, तो रोमन था, रोमन के बाद क्या था, ट्रेसेग्नेट था, ट्रेसेग्नेट के बाद क्या था, मेटक्लाफ था, मेटक्लाफ के बाद टेलफोर्ड, मैकेडम और फिर डब्ल्यूपीएम और उसके बाद ब्यूटिमिन रोड, अब आ गया आरसीसी रोड। ठीक है, तो ऐसे सीक्वेंस है, हायरार्की में आपको सीक्वेंस में जमाने को पेपर में आता है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा याद रखना, रोमन रोड, ट्रेसेग्नेट, मेटक्लाफ, टेलफोर्ड, मैकेडम, डब्ल्यूबीएम और ब्यूटिमिन रोड, फिर लास्ट है आपका आरसीसी रोड। ठीक है, अब देखो क्या है, इसको याद करने के लिए हम लोग के पास ट्रिक व्रिक है, तो ट्रिक व्रिक भी पूरा समझेंगे। ठीक है, किसको कैसे कैसे क्या क्या जमाना है, क्योंकि सीक्वेंस इसका पूछा जाता है, पेपर में आया हुआ है, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में नहीं, सॉरी यूपीएससी में आया हुआ है क्वेश्चन, है ना, इससे सीक्वेंस वाला। ठीक है, तो अपने को सीक्वेंस याद रखना है। अच्छा, अब एक चीज बता दूं, वाटर बाउंड मैकेडम आप पूरा नोन हो, इसके बारे में आप सब जानते हो कि जिसको मुरुम रोड, लाल कलर की रोड रहती है मुरुम रोड, जो गांव क्षेत्र में और ये सब जनरली आपको मिलेगा, वो यही वाली रोड होती है जिसको बोलते हैं डब्ल्यूबीएम रोड। ठीक है, वाटर बाउंड मैकेडम फुल फॉर्म होता है वाटर बाउंड मैकेडम। अब वाटर क्या है, एक बाइंडिंग मटेरियल की तरफ, मतलब बाउंड बाइंडिंग करने के काम आता है। मुर्रूम को बिछाते हैं, कॉम्पैक्ट करते हैं, पानी डाल डाल के उसको कॉम्पैक्ट किया जाता है, ये होता है वाटर बाउंड मैकेडम। अब इसका जमाना चले गया है, क्योंकि अब मुर्रूम की अवेलेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो गई है। अब उसके जगह क्या आ गया, WMM। क्या आ गया है, WMM। फुल फॉर्म क्या है इसका, वाटर मिक्स मैकेडम। फुल फॉर्म क्या है, वाटर मिक्स मैकेडम। डब्ल्यूबीएम के लिए क्या करना पड़ता था, सीधा मुर्रूम लाए, ट्रक खाली किया, बिछाए, पानी डाले, दबाया और कॉम्पैक्ट किए, खत्म हो गया। लेकिन अब वाटर मिक्स मैकेडम, फुल फॉर्म याद रखिएगा, वाटर मिक्स मैकेडम। ठीक है, अब ये आ गया। अब इसमें क्या होता है, इसमें तरह तरह से गिट्टी के पार्टिकल्स और साथ साथ डस्ट को मिलाया जाता है। हर साइज ऑफ द गिट्टी के पार्टिकल हर साइज के रहेंगे। उसको मैं एक वर्ड बोल सकता हूं, क्या वो सूट करेगा, क्या बताना, वेल ग्रेडेड ग्रेवल्स या वेल ग्रेडेड एग्रीगेट्स। वेल ग्रेडेड मतलब क्या होता था, हर साइज ऑफ द पार्टिकल्स प्रेजेंट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेल ग्रेडेड। तो इसमें मेन जनरली याद रखिएगा कि इसमें क्या होगा, एक वेल ग्रेडेड होते हैं। तो वेल ग्रेडेड होने के कारण क्या है, हर साइज ऑफ द पार्टिकल अवेलेबल रहेंगे। जैसे इसमें जनरली हम लोग 40 mm का, 20 mm का, 10 mm का, 7.5 का, 5 mm का जीरा गिट्टी जिसको बोलते हैं, वो सबको ऐड करते हैं बड़े बड़े गिट्टियों के साथ। और 20 mm के बारे में तो आपको मैं पढ़ाया हूं, क्या जानते हैं इसके बारे में, ये स्टैंडर्ड साइज होता है एग्रीगेट्स का, याद है। ठीक है, और 10 वाला कब यूज होगा, जब अगर हैवीली रेनफोर्स्ड रहेगा तो हम लोग 10 mm का यूज करेंगे, याद आ रहा है, आरसीसी के कोड में भी लिखा है। तो वही चीज हमको, ये सब चीजों के बारे में तो थोड़ी जानकारी है। तो ये सब गिट्टी के पार्टिकल हर साइज के रहेंगे। इसके साथ हम लोग क्या मिलाएंगे, डस्ट का। जो क्रशर मशीन, ये सब कहां से निकलता है, क्रशर प्लांट से निकलता होगा एग्रीगेट। गिट्टी कहां से निकलता है, क्रशर मशीन से निकलता है। तो वहीं से है ना डस्ट निकलता है, उसी को क्या करते हैं, ये सबको मिला के डस्ट के साथ बैचिंग प्लांट में। अब एक याद रखिएगा, इसको बनाना है तो मेरे को क्या चाहिए, बैचिंग प्लांट चाहिए। क्या चाहिए जी, बैचिंग प्लांट। तो ये अलग ही बैचिंग प्लांट वाला हिसाब किताब है। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग हर साइज ऑफ द पार्टिकल गिरेगा, साथ में डस्ट डालेंगे, डस्ट को पानी के डाल के पूरा इसको मिलाएंगे। जैसे कंक्रीट को मिलाया जाता है ना, वैसे ही सेम इसको भी मिलाएंगे, और इसलिए इसका नाम पड़ा है वाटर मिक्स मैकेडम। बात समझ में आ गई। ये प्रेजेंट सिनारियो में आजकल यही यूज होता है, डब्ल्यूबीएम अब नहीं यूज होता। सब जगह क्या डलता है, वाटर मिक्स मैकेडम। ये बोलेगा क्या है, तो ये प्लांट मिक्स है। क्या मिक्स है, प्लांट। बैचिंग प्लांट में हो रहा है ना काम, तो ये प्लांट मिक्स है। इसमें कोई प्लांट व्लांट नहीं होता, सीधा डंपर खाली करो और सीधा बिछाओ। ठीक है, लेकिन इधर क्या होता है, प्लांट में पहले सब चीज को मिलाया जाता है, मिक्सिंग किया जाता है, पानी डाल के पूरा मिलाएंगे, उसके बाद उसको स्प्रेड करते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है WMM, वाटर मिक्स मैकेडम। बोलो समझ में आया, यहां तक क्लियर है। ठीक है, हर साइज ऑफ द पार्टिकल्स रहता है, प्लस डस्ट पार्टिकल एक बाइंडिंग की तरह बिहेव करता है। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या। तो ये सब सीक्वेंस अपने को याद रहेगा, ये शॉर्ट नोट में आप इसके बारे में अलग से लिखेंगे ना। वाटर मिक्स मैकेडम, बैचिंग प्लांट मिक्स होता है, बैचिंग प्लांट मिक्स होता है, वेल ग्रेडेड होते हैं, मतलब हर टाइप ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, ये सब साइज रहेंगे, साथ में डस्ट पार्टिकल्स रहेगा।
ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ उससे ज्यादा मानी गई है और अच्छी सुटेबिलिटी मानी गई है, इसलिए हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, जब इसको बिछाते हैं तो प्रॉपर गीले टाइप का रहेगा, फिर धीरे से उसको अच्छे से कॉम्पैक्ट करके सुखा देते हैं। ठीक है, तो इसकी स्ट्रेंथ, इसकी जो वॉइड का जो रहता है ना फिलअप, इसमें ज्यादा अच्छे से होता है एज कम्पेयर टू उससे। ठीक है, तो अपग्रेडेशन हो रहा है, तो ये जो डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं ये डेवलपमेंट है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये सबको तय करने वाला एचआरबी होता है। एचआरबी का फुल फॉर्म होता है हाईवे रिसर्च बोर्ड, और इसके बारे में आपके बारे में थोड़ा बहुत जानते हो जो पुराना पढ़े हो, है ना। पुराने सब्जेक्ट में भी हम लोग एचआरबी को कहाँ कहाँ पढ़े हैं, सॉइल क्लासिफिकेशंस में पढ़े, ग्रुप इंडेक्स याद है, ठीक है, फॉर्मेशन ईयर 1973, तो ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, आगे अभी फिर पढ़ेंगे, लेकिन आपसे मैं पूछूंगा ये चीज इससे बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज को याद रखेगा। तो वाटर मिक्स मैकेडम याद हो गया, बैचिंग प्लांट है याद हो गया, तरह तरह से प्रोटिकल्स रहेगा, डस्ट पार्टिकल मिलाएंगे, पानी मिलाएंगे और उसको मिक्स करेंगे। ठीक है, बकायदा बैचिंग प्लांट में होगा काम, और उसके बाद लाके उसको स्प्रेड करेंगे। चलिए अब सीक्वेंस बनाते हैं फिर से। तो रोमन ट्रेसेग्नेट क्या होगा, मेटक्लाफ, टेलफोर्ड, मैकेडम, फिर आएगा WBM वाला, और उसके बाद आएगा क्या, विटामिन, और लास्ट में अभी क्या चल रहा है, आरसीसी रूल। ठीक है, अब इसको सीक्वेंस जमाना है तो वही है, रोहन तेरे मेरे टेलीफोन में पानी डाल दिया। ठीक है, तो ऐसे करके याद रख सकते हैं, सीक्वेंस जमाना है तो रोहन हो गया, ठीक है, तेरे मेरे, टेलीफोन, टेलीफोन से, टेलफोर्ड से टेलीफोन, में से क्या आ जाएगा, मैकेडम, पानी से याद रहेगा वाटर बाउंड मैकेडम, है ना, और डाल दिया। तो उसके बाद तो लास्ट में वाटर बाउंड मैकेडम के बाद तो ब्यूटीमिन ही आया, है ना। तो ये चीज थोड़ा सा सीक्वेंस में याद रखने के लिए आपको हेल्प करेगा। तो रोहन तेरे मेरे टेलीफोन में पानी डाल दिया, तो याद रहेगा। उसके बाद तो आपका वही है ब्यूटीमिन, और अभी जो रिसेंट आरसीसी यूज हो रहा है ना। ठीक है, तो ये याद हो गया। चलिए सीक्वेंस में जमाने आएगा तो ये अपन से तो हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्या, तो जयकार कमेटी के बारे में आते हैं। अब देखो जो कमेटी फॉर्म हुई वो क्या थी, जयकार कमेटी। कब फॉर्म हुई, तो 1927 में। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सब ईयर को याद रखना है। तो जयकार कमेटी का फॉर्मेशन ईयर आपकी कॉपी में लिखा होगा कितना है, 1927 में जयकार कमेटी ने फॉर्म हुआ। अब जयकार कमेटी में हुआ क्या, तो हमको ये याद रखना है, जयकार कमेटी क्या हुआ था, जब ये रोड का काम चालू होना था, तो उस समय सोच लो 1927 समय तो हम लोग खुद गुलाम थे, क्या आजाद थोड़ी हो गए थे, गुलाम थे। तो हमारा तो कोई नहीं सुनता, तो इन लोग ने क्या कर दिया था, सब कमेटी बनाए कि एक रोड वोड होना चाहिए। अब रोड का मेंटेनेंस चाहिए, रोड बनाने के लिए पैसा चाहिए, तो रोड को बनाने के पैसे के लिए इन लोग क्या किए कि हाँ, गाड़ी है जिनके पास वो तो पेट्रोल डलाएगा, तो अपन क्यों ना पेट्रोल का दाम बढ़ा दें, और पेट्रोल में जो टैक्स आएगा उसी को हम लोग ले और उसको यहाँ पर यूज करें। तो टैक्स में पेट्रोल को बढ़ा के, ये सब ऐसे ऐसे सब जनरली क्वेश्चन तो नहीं पूछता है। जो पूछता है वो यही है कि फॉर्मेशन ईयर कब है, तो कब है फॉर्मेशन, 1927। तो यही क्या हुआ, पेट्रोल का दाम को बढ़ा दिया, उसमें से फिर पैसा इकट्ठा करने लगे और रोड के मेंटेनेंस और रोड को बनाना चालू किया। ठीक है, तो ये सब चीजें हमको थोड़ा सा जनरली जानकारी होनी चाहिए। और आप लोग एक रोड के बारे में और जानते होंगे, जीटी रोड कौन बनाया है, शेर शाह सूरी ने जीटी रोड बनाया। ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड, आज भी आप देखते होंगे कि मतलब जीटी रोड के नाम से होगा, है ना। नाम भले अभी चेंज हो गया, लेकिन जीटी रोड तो सब जानते हैं। ठीक है, शेर शाह मतलब अलग ही लेवल का आदमी था। ठीक है, तो ये जयकार कमेटी कब हुआ था, 1927 में। ठीक है, तो उससे पहले जमाने में भी आया, तो शेर शाह थोड़ी इस समय था, शेर शाह का तो बहुत पुराना काल है। तो शेर शाह सूरी के समय में मतलब रोड की पूरी जानकारियां थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी रोड की जानकारियां थी, तो सब चीज था। ठीक है, तो वहीं से चलता आ रहा है। तो जयकार कमेटी का फॉर्मेशन ईयर बस याद रखेंगे, क्या रहेगा, 1927। चलिए, तो क्या लिखा है, द रोड डेवलपमेंट इज इन द मैटर ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, एज पर दिस कमेटी टू इंक्रीज द टैक्स ऑन द पेट्रोल फॉर द रोड डेवलपमेंट वर्क। रोड डेवलपमेंट वर्क के लिए पेट्रोल में टैक्स को क्या कर देने का है, बढ़ा देने का है। तो यहां तक ये चीज समझ में आ गया, जयकार कमेटी का क्या है, फॉर्मेशन ईयर 1920 कितना है, 7 है। उसके बाद देखेंगे क्या है, अब आईआरसी, वही जो मैं कोड बोला था, नाम क्या है, फुल फॉर्म देखेंगे, इंडियन रोड कांग्रेस। इंडियन रोड कांग्रेस इसका फुल फॉर्म है। आईआरसी का फॉर्मेशन ईयर है 1934। कब है, 1934। देखो याद रखो बेटा, अभी हम लोग पढ़े जयकार 1927, फिर उसके बाद 1934 आईआरसी का फॉर्मेशन ईयर। ठीक है, कोड है, बस कोड के बारे में जानकारी हमको आगे पढ़ेंगे। आईआरसी का 2 ठो कोड पढ़ेंगे, एक 53 और एक 37।
ठीक है, आगे पढ़ेंगे अभी क्या है तो उसके बारे में देखेंगे। चलो नेक्स्ट आ जाता है फिर एचआरबी। एचआरबी के बारे में तो जानते हैं, अभी बताया था। एचआरबी फुल फॉर्म होता है हाईवे रिसर्च बोर्ड। फुल फॉर्म क्या हो जाता है? हाईवे रिसर्च बोर्ड। फॉर्मेशन ईयर क्या है? 1973। याद रखिएगा 1973 एचआरबी का फॉर्मेशन ईयर है। हाईवे रिसर्च बोर्ड, जो भी रिसर्च होता है, जो भी नए नए चीजें आती हैं, उत्पन्न होती हैं, वो सब इसी से होगी। ठीक है, तो हाईवे रिसर्च बोर्ड याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाम ये सब इंपॉर्टेंट है। जयकार का 1927 है, एचआरबी का 1973 है, आईआरसी का 1934 है। याद रहेगा तीनों, सब पूछूंगा ना अभी। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है सीआरएफ। सीआरएफ क्या है? सेंट्रल रोड फंड। ठीक है, तो सीआरएफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो भी आपका सेंट्रल से जो भी रोड में के लिए जो क्या बोलते हैं, साइन होता है ना, सैंक्शन होता है, तो वही होता है सीआरएफ, सेंट्रल रोड फंड। कब हुआ फॉर्मेशन? 1929। जयकार कमेटी फॉर्म हुआ ना, वहीं पर देख रहे हो, ये नेशनल का बात हुआ, मतलब पूरा सेंट्रल का ये कमेटी फॉर्म हुआ, यही इसी से उत्पन्न हुआ है सीआरएफ। ठीक है, तो 1927 में जयकार बना, तो 1929 में सीआरएफ ले आए लोग कि सेंट्रल रोड फंड। सीधा समझ में आ रहा है, नाम से ही पता चल रहा है, सेंट्रल रोड फंड। उसके बाद क्या हुआ है? तो उसके बाद आपका ये एचआरबी है और ये आईआरसी है। याद रहेगा ना? अभी तक हम लोग कितने का पढ़ चुके हैं? 4 का पढ़ चुके हैं ना। चारों का ईयर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। उसके बाद क्या है? एनएचए, जिसको बोलते हैं नेशनल हाईवे एक्ट। नेशनल हाईवे एक्ट एनएचए क्या बोलते हैं इसके बारे में? देखो, स्टेट हाईवे को स्टेट हाईवे टू एनएच, और उसी के बाद में क्या बोल रहा है? किसी का नाम चेंज करना, ये सब किसके तहत होता है? तो एक एक्ट के तहत होता है जिसका नाम है नेशनल हाईवे एक्ट। नेशनल हाईवे एक्ट का फॉर्मेशन ईयर 1956। 1956 डेट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद भी रखना चाहिए। आप एक छत्तीसगढ़ी निवासी हो तो आपको बिल्कुल पता भी होना चाहिए कि 1956 में कौन बना है। तो 1956 में क्या बना है? मध्य प्रदेश का गठन हुआ है ना। उसी से हम लोग अलग हुए हैं, छत्तीसगढ़ बना है। तो ये देखो, नेशनल हाईवे एक्ट जो है, इसी के तहत क्या होता है, इनके पास इस एक्ट में इतना पावर है कि कोई भी स्टेट हाईवे का नामकरण या नाम का चेंज होना, स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे डिक्लेयर करना और नेशनल हाईवे को स्टेट हाईवे डिक्लेयर करने का पूरा जिम्मेदारी इनके अंदर। किसी भी स्टेट हाईवे को इन लोग नेशनल हाईवे बना सकते हैं और किसी भी नेशनल हाईवे को इन लोग स्टेट हाईवे की श्रेणी में रख सकते हैं। ठीक है, दूसरा इनके पास क्या होता है, तो जो भी चीज है ठीक है, तो जो भी चीज है इनका रीअरेंजमेंट जैसा भी होगा वो सब इसी के तहत होगा। तो नेशनल हाईवे एक्ट याद रखिएगा कब है? 1956। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। बहुत सारे ईयर हो गया। जयकार कब हुआ है? 1927 के बाद जस्ट क्या हुआ? सीआरएफ बना। कब हुआ? 1927 29 1929 के बाद फिर अपना आईआरसी कोड आ गया। वो कोड कब बना? 1934। 1934 के बाद हमारा क्या हुआ? नेशनल हाईवे एक्ट आया 1956। 1956 के बाद हम लोग का फिर से वो एचआरबी बना, वो क्या था? 1973। ठीक है, तो हमको पूरे इस सीक्वेंस में कोड याद रखना है, पूरा चीज का नंबर। ठीक है, भले कॉपी में आपके आगे पीछे लिखा है, लेकिन आप उसको बना के ऐसे चलेंगे ताकि आपको याद रहे। ठीक है, जो जो चीज लग रहा है आपको इंपॉर्टेंट है वो आप अपने हिसाब से लिखना कॉपी में। ठीक है, और जो मैं बोलूंगा कि इसको लिखना ही चाहिए, उसको तो लिखना ही लिखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है उसके बाद? एनएचएआई। ये एनएचएआई तो आप सब जानते होंगे ना ही, जिसको बोलते हैं, इसी का क्या रिक्रूटमेंट निकलता रहता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसका फॉर्मेशन ईयर होता है 1988। इनका काम होता है, नाही का जो मेन काम है इनका क्या है? रोड के मेंटेनेंस के लिए। मतलब आप एक देखे होगे ना, एक अच्छा सा इनोवा घूमता रहता है, हाईवे वाईवे में देखे हो, रात के समय देखना, जनरली एक इनोवा घूमता रहेगा। इनका काम बस गाड़ी में बैठ के घूमना है। गाड़ी भी देख रहे हो, मस्त अच्छी गाड़ी मिलती है इनोवा, है ना, तो बस बैठ के ट्रैफिक पुलिस लोग घूमते हैं। इनका यही है कि कहां पर हमको लग रहा है कि यहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं या रोड बनाने की जरूरत लग रही है, या हम लोगों को क्या किसी को एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी है, तो जो भी चीज दिक्कत है, मेंटेनेंस वर्क एनएच का इन्हीं लोग देखते हैं। तो एनएचएआई है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फॉर्मेशन ईयर याद रखिएगा 1988। ठीक है, तो ये जनरली हम लोग ये याद रख सकते हैं कि सब के सब है ना, इंदिरा गांधी के काल के बाद ही हुआ है, जो भी चीज हुआ है ना, उस समय जो ये सब चीज चल रहा था। ठीक है, तो एनएचएआई याद रखिएगा 1988, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे एक्ट बोलेगा तो 1956 है ना, एचआरबी बोलेगा तो 73, उसके बाद आपका ये आईआरसी है 34 पे, सीआरएफ है 29 पे और जयकार है 27 पे। ठीक है, बस इतने ही मेन ईयर है जो आपको अच्छे से याद रखना है, कंठस्थ रखना है। ठीक, उसके बाद और एक चीज, स्टेट हाईवे किसके तहत आती है, किसके अंडर आता होगा स्टेट हाईवे? स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। और नेशनल हाईवे किसके अंडर आता होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। ये चीज क्लियर है। लेकिन एक्सप्रेसवे जो आजकल बहुत सब चल रहा है ना कि एक्सप्रेसवे होना चाहिए, एक्सप्रेसवे बहुत सही है। एक्सप्रेसवे किसके तहत आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट? नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। जैसे ये यूपी का कौन है बाबा, योगी है ना, तो ये सब चीज क्या है, इनका लगातार बनाते जा रहे हैं एक्सप्रेसवे। तो एक्सप्रेसवे स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है, सेंट्रल के हाथ में नहीं होता। ये पॉइंट को आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम समझ जनरली एक्सप्रेसवे से है, सेंट्रली याद आता है, स्टेट गवर्नमेंट के तहत होता है। ठीक है, ये पॉइंट को थोड़ा सा याद रखना। अब देखो क्या क्या लिखा है, तो नेशनल हाईवे एक्ट में क्या लिखा है 1956 में, ठीक है, द होल वर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू ऐड और रिमूव एनी नेशनल हाईवे इन सेंट्रल हाईवे लिस्ट। ठीक है, तो किसके पावर है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। मतलब वो सीधी सीधी ये एक्ट है, एक्ट के तहत ये सब चीजें लिखा है। पूरा का पूरा जिम्मेदार कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट है। उसके बाद हम लोग डिक्लेयर कर सकता है स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग वही एनएचएआई 1988 में, इनका काम मेंटेनेंस है और ऑपरेशन है फॉर एनएच के लिए। ठीक है, मेंटेनेंस वर्क देखने का काम इन्हीं लोग देखेंगे। उसके बाद करते हैं हम लोग क्या, एक्सप्रेसवे लिखा है देखो कॉपी में, रिस्पॉन्सिबल है कौन बनाता है? तो स्टेट गवर्नमेंट बनाता है। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट, अभी आपको पता होगा ना छत्तीसगढ़ में भी तो पास हुआ है एक्सप्रेसवे, है ना, भले अभी वो नहीं हुआ है, यही दुर्ग रायपुर राजनांदगांव को जोड़ने वाला। ठीक है, तो ये सब चीजों को हमको थोड़ा सा देखना है, अभी कुछ नहीं हुआ है लेकिन चल रहा है। चलिए अब बात करते हैं ट्रिपल पी मॉडल और बीओटी। बीओटी का मतलब होता है बिल्ट ऑपरेट और ट्रांसफर। मतलब क्या होता है, इनके लिए ना कोई ऐसे कोई ठेकेदार नहीं होते। मतलब कैसे कि जैसे ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, ऐसे जो ठेकेदार बोलते हैं ना, उस टाइप के नहीं होते। इनमें है ना जो पार्टी होती है वो बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां होती है, जैसे अशोक लेलैंड जानते होंगे, है ना। तो ये सब जो बड़ी बड़ी पार्टीज है, इनका क्या काम होता है, तो इन जैसे अशोका का तो जानते होंगे, यहाँ पर जब बाईपास से जाते होंगे तो आपको दिखता होगा इसका, है ना। तो ये सब जो इनका क्या काम है, यही खुद अपने पैसे से रोड बनाएंगे और सरकार इनको बोलती है कि तुम अपने हिसाब से क्या करो, टैक्स ले लो। मतलब आप लोग जो टोल टैक्स पटाते हो ना, उसका पूरा पैसा इन्हीं लोग के पास जाता है, ठेकेदारों के पास, ना कि गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं जाता। इनका काम है रोड हम बनाएंगे, रोड का सब चीज हम करेंगे, मेंटेनेंस वेंटेनेंस सब करेंगे, बस आप हमको पैसा दो। इसलिए हर गाड़ी से वो लोग पैसा लेते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये इसी का नाम है बिल्ड ऑपरेट और ट्रांसफर। तो बात समझ में, बिल्ड किए मतलब बनाए, ऑपरेट ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में पूरा ऑपरेट हो रहा है, और उसके बाद ट्रांसफर कर देंगे किसको? सीधा सीधा गवर्नमेंट को। अब देखो क्या होता है, जब इसका पूरा खर्चा निकल जाता है ना बीओटी में, जब पूरा खर्चा निकल जाती है तो ये जो प्राइवेट वाला प्रॉपर्टी होगी ना, ये जो उनका खुद का है, वो ट्रांसफर कर देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब हम बना के दे दिए तो उसके बाद फिर टोल वहां से हट जाता है। ये जनरली आप देखे होंगे, ठीक है, कोई कोई टोल को बंद हो गया, तो टोल बंद कब होता है? जब उसका जितनी लागत है और उसका मुनाफा निकल जाए तो वो बंद कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए नाम पड़ा है बीओटी मॉडल। ट्रिपल पी मॉडल भी वही है, पार्टनरशिप के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये सब चीजें हमको थोड़ा सा याद, ये देखो ये सब पूछेगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा एक नॉलेज होना चाहिए कि अगर कोई किसी के साथ खड़े हो तो थोड़ा कम से कम ज्ञान व्यान तो दे सकते हो ना कि ऐसा ऐसा है। ठीक है, तो उसी बस चले नेक्स्ट अब बात करते हैं क्या। लेकिन हाँ, ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये सीक्वेंस, अभी तक जो 3-4 चीज याद करना है, वो WMM को याद करना है, ईयर्स याद करना है और ये सीक्वेंस याद करना है। ठीक है, मैक्सिमम चीज हो गया होगा, हुआ है कि नहीं हुआ है? ठीक है, अभी फिर से पूछूंगा। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, फिर पूछूंगा। किसी को भी कोई भी डाउट रहेगा ऑनलाइन पे तो बिल्कुल बता दीजिएगा ना, मैसेज कर दीजिएगा। चले अब आगे देखते हैं क्या। अब आ जाता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। अब ये तो पता है हमारे को पूरा भारत का नक्शा, तो भारत के नक्शे में भी अगर अपन जाए तो हमको सब चीज पता है कि क्या हो सकता है। भारत का नक्शा के बारे में अगर थोड़ा सा देख लेना,
जैसे बना रहा हूँ, बना लिया यार, लेकिन थोड़ा सा कमजोर भारत है, लेकिन ठीक है। तो यहीं से है, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में हम लोगों को जनरली क्या क्या देखना है, तो ये ऊपर से जो चालू होता है ना, कश्मीर से कन्याकुमारी, ठीक है। तो ये असम से आपका, असम का सिलचर से गुजरात का पोरबंदर, ठीक है। तो यहां तक जो एनएच एनएच का फैलाव हुआ है, या यहां तक जो रोड का फैलाव हुआ है, उसी को कॉरिडोर बोलते हैं, ठीक है। कॉरिडोर मतलब, ग्रीन कॉरिडोर तो जानते होगे क्या वर्ड होता है, ग्रीन कॉरिडोर क्या होता है, नहीं जानते ग्रीन कॉरिडोर? ठीक है, चलिए आगे बता दूं, बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा सोचो यार, ये सब चीजें पता रहनी चाहिए ना। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, असम में अपना क्या है, कश्मीर से कन्याकुमारी, तो वही है श्रीनगर, ठीक है। तो श्रीनगर से क्या बोला है, कन्याकुमारी है, और इधर असम सिलचर से कहां तक है, पोरबंदर तक। तो जो ये कॉरिडोर बना है, उसका ये प्रॉपर कितने लेंथ का बना है, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे, ऐसा है, और ऐसा जो फैलाव है, ठीक है, यहाँ नहीं है पोरबंदर, यहाँ है, ठीक है। ऐसा जो फैलाव है, यहाँ पर बीच में क्या है, वाया है ना। तो वाया कहाँ से है, तो झांसी, ठीक है। तो बीच में यूपी पड़ता है, झांसी, ठीक है, वहां से ये आपका पूरा रहेगा। तो इधर श्रीनगर, कन्याकुमारी, असम का सिलचर से लेकर कहां तक, गुजरात का पोरबंदर तक जो फैलाव है, सब चीज कहां, वाया झांसी से जा रहा है। तो एक कॉरिडोर है, कॉरिडोर मतलब इसका पूरा लेंथ है ना, वो कितने लेंथ का है, तो इसका लेंथ है 7,300 किलोमीटर का। कितना है, 7,300 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का क्या है, तो 7,300 किलोमीटर का टोटल बना हुआ है। बात समझ में आ रही है, टोटल वहां से ऐसा और ऐसा जाने के, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पूरा मिला लो, 7,300 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, टोटल लेंथ हो गया, यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखो क्या है, तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल वर्ड, ये तो जनरली जानते हो यार, इसको स्वर्ण क्या बोलते हैं, हाँ, स्वर्ण चतुर्भुज, है ना। तो ये चार जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल होता है, और हमको भी पता है हमारे पास चार बड़ी सिटीज है, मतलब चार बड़े ऐसे स्टेट है जिसको आप बोलोगे कि हाँ है तगड़ा, ठीक है, जिसको मेट्रो का नाम दे सकते हैं, वो क्या क्या है, अरे तो बोलो ना यार, दिल्ली, ठीक है, उसके बाद मुंबई, उसके बाद, ठीक है, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गए, मतलब यहां हम जोड़ लेते हैं, क्या हो गया, कोलकाता हो गया, ठीक है। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, यही जो चार हैं जिसको अपन बोल सकते हैं हाँ चार मेट्रो सिटीज है बड़ी सिटी में। तो अब इन्हीं का जो है, इनका हम लोगों को टोटल लेंथ है, तो 5,800 किलोमीटर, कितना है, 5,800 किलोमीटर। ये कितना है, 7,300 किलोमीटर, 5,800, 7,300, 7,300 नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है, 5,800 गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का लेंथ, मतलब समझ रहे हो ना, टोटल दिल्ली से निकले और वापस दिल्ली में गए तो 5,800 किलोमीटर ट्रेवल करे होंगे, ठीक है। अब इनके जो एनएच के जो है ना, इनको हमको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो एनएच क्या क्या है, तो ऐसे याद रख सकते हैं इसका, यहाँ का दिल्ली से कलकत्ता के बीच पे एनएच क्या है, 2, इसका क्या है, एनएच 4, इसका है एनएच 5, और इसका एनएच है 8, ठीक है। तो हमको सीधा याद कैसे करना है, 2 का 4 है, ठीक है, और इधर 5 है, फिर इधर 8 है। या तो ऐसे कर सकते हो, 4 दूनी 8, जैसा बोलो, बस याद रखना, थोड़ा सा ओवरव्यू टाइप का है ना। तो 2 का 4 है, सामने में 2 इधर है, तो 4 इधर, तो 4 दूनी 8 इधर हो गया, और इधर का 5, ठीक है। तो इस सीक्वेंस याद रहेगा, 5,800 किलोमीटर का गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, 7,300 का क्या है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। सेंट्रल रोड फंड का फॉर्मेशन ईयर, सेंट्रल रोड फंड 1929, है ना। ऑनलाइन वाले रिप्लाई करिएगा जल्दी से, ठीक है। आईआरसी का 1934, ठीक है। नेक्स्ट एचआरबी का 1973, जयकार कमेटी 1927, ठीक है। और आपका जो ये है नेशनल हाईवे एक्ट बना था 1956 में, और ना ही बना था कब, 1988 में, याद रहेगा। तो ये सब का सीक्वेंस को आपको बिल्कुल याद रखना है ना। मतलब फॉर्मेशन ईयर से क्वेश्चन उठे,
ठीक है, चलिए अब पूरा उसका सीक्वेंस भी याद होगा। रोमन के बाद क्या था, रोमन या तो रोहन तेरे मेरे टेलीफोन में, तो सीधा याद हो जा रहा है। तो क्या है, रोहन से क्या आएगा, रोमन, ट्रेसेग्नेट, मैटक्लाफ, टेलफोर्ड, ठीक है, मैकेडम, वाटर बाउंड मैकेडम है, ठीक है, और आपका ब्यूटीमिन रोड, ठीक है, और उसके बाद आरसीसी। तो सीक्वेंस समझ में आ गया, ठीक है। तो इतना मेन चीज अभी तक रटने वाली चीज है जिनको आपको याद रखना ही पड़े। ये दोनों का 5800 है, 7300 है। चलिए अब बात करते हैं क्या, अब देखो यहां तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ रोड में। तो ये तो हो गया डेवलपमेंट, कैसे कैसे क्या क्या बना। तो डेवलपमेंट ही तो है ये, अरे बताओ ना, ये सब गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ये सब बन गया, डेवलपमेंट नहीं है ना। तो ये सब डेवलपमेंट है। अब तो और बनते जा रहे हैं, ये तो पुराने डाटा है, लेकिन पुराने क्वेश्चन इतने ही बने हैं, तो जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रोड। रोड को जनरली हम लोग दो पार्ट में बांट दिए, ठीक है। तो रोड का जनरली दो पार्ट में क्लासिफिकेशन है। पहला क्या है, तो आपका एक अर्बन अर्बन होगा और एक होगा रूरल। एक जिसको बोलते हैं ग्रामीण, ग्रामीण वाला क्या होगा, रूरल, और एक अर्बन होगा शहरी। तो शहरी रोड अलग होती है, ग्रामीण रोड अलग होती है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से हमको क्लासिफाई किया। दूसरा चीज क्या है, तो देखिएगा जो रूरल होता है ना, आरईएस एक डिपार्टमेंट होता है, क्या नाम है उसका, रूरल इंजीनियरिंग सर्विसेज, ठीक है, आरईएस डिपार्टमेंट। इनके अंदर एक डिपार्टमेंट होता है, इनका सब डिपार्टमेंट होता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अरे है ना पीएमजेएसवाई वाला, तो इन्हीं के अंदर आता है, ठीक है। तो सड़क बनाने का काम इन्हीं लोग कर रहे हैं। अरे बात समझ में आ रही है। तो छोटा मोटा ग्रामीण ग्रामीण, अब सोच रहे हो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, मतलब अगर अच्छा खासा पैसा कमाने की सोचे हो ना, तो ये डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। आरईएस अच्छा नहीं है, आरईएस के अंदर जो पीएमजेएसवाई बोलते हैं ना, वो डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। मतलब क्यों, क्योंकि इसमें आपको सीधा सीधा ब्रिज ब्रिज मिलेगा, मतलब अच्छा तगड़ा, है ना। तो ये सब चीजों को याद रखना है। तो ये आरईएस के अंडर आता है। तो इसी के अंदर आपको ये भी पता होगा, हर गांव को पार करते हुए कोई ना कोई एनएच जाती है। तो जितने भी बड़ी चीज सिटी के अंदर से कभी एनएच नहीं जाएगी, है ना। आप बोलोगे महाराजा चौक से एनएच निकलेगा, तो नहीं निकलेगा। मतलब बात समझ रहे हो। तो एनएच कभी भी आसपास सिटी विटी के अंदर ही बाहर से होता है, आउटर ही आउटर, दुर्ग का आउटर है, वहीं से एनएच जा रहा होगा। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो दुर्ग और रायपुर का एनएच को क्या बोलते हैं नाम, अरे नहीं नाम कि नंबर, नंबर वो पहले था। फोर और कहाँ, ये फोर कहाँ है यहाँ एनएच फोर बोल रहे हैं, चेन्नई मुंबई कहाँ, नहीं, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया ना। अब आप देखो क्या है, इसमें है ना, जैसे हम लोगों को सीक्वेंस पे आता है, तो हम लोगों को जनरली क्या है, तो आरईएस मतलब आरईएस बोलो सॉरी, रूरल और अर्बन दो रोड गए। तो रूरल में हम लोग ने क्या करना है, तो रूरल मतलब ग्रामीण, तो उसी में क्या क्या आएगा, एनएच, एसएच, एमडीआर, ओडीआर और वीआर। मतलब फुल फॉर्म देखेंगे तो नेशनल हाईवे हो गया, स्टेट हाईवे हो गया, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड हो गया, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड हो गया, और विलेज रोड हो गया, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, रूरल के रेस्पेक्ट में, ठीक। बात समझ में आ गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट होगा कौन सा, अर्बन। अब अर्बन में क्या आता है, तो लोकल स्ट्रीट हो गए। लोकल स्ट्रीट मतलब ये जो घूमने फिरने नहीं जाते आसपास, ठीक है। तो ये लोकल स्ट्रीट हो गया। आपका एक्सप्रेस वे हो गया। तो एक्सप्रेस वे किसके अंदर आया, स्टेट के अंदर ना। मतलब समझ रहे हो ना, ये सिटीज के रेस्पेक्ट में, जैसे अपन वो पढ़ते ना, मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे, है ना, यमुना वाला जो अभी चल रहा है ना, आगरा यमुना एक्सप्रेस वे। तो ये सब एक्सप्रेस वे, तो ये भी अर्बन के अंदर आएगा, ठीक। आर्टिशियल रोड, तो आर्टिशियल रोड के बारे में अभी मैं आपको पूरा डेफिनेशन लिखाता हूँ, आर्टिशियल सब आर्टिशियल क्या होते हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग छोटा मोटा डेफिनेशन लिखेंगे, क्योंकि आज के डेट में ऐसी छोटा छोटा क्वेश्चन आता है जो पूछा जाता है, तो उसके हिसाब से हमको तैयारी करना है ना। तो ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत लिख लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। चलिए अब यहां तक तो क्लियर है कि अर्बन हो गया, रूरल हो गया, यहां तक। अब इनके थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या क्या है, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन आप अपनी कॉपी में अलग से लिखिएगा जी, क्योंकि अभी ये जो पेपर में पूछ रहा है ना, वो ऐसे ही पूछ रहा है, ठीक है। तो लाइन से मैं बताते जा रहा हूं, आप देखते रहना।
चलिए लिखेंगे नेशनल हाईवे का। नेशनल हाईवे में लिखेंगे दीज आर द मेन हाईवे। ये डेफिनेशन आपकी कॉपी में नहीं लिखा होगा, इसको अलग से लिखिएगा। दीज आर द मेन हाईवे रनिंग थ्रू द लेंथ and width of the country, running through the length and width of the country, connecting फॉरेन हाईवे। फॉरेन हाईवे मतलब समझ में आ रहा है ना, जो आपके नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको भी जोड़ता है ना, नेपाल हो गया, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो ये फॉरेन ही तो है, नेपाल भी तो है ना, तो फॉरेन हाईवे। कैपिटल ऑफ स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, कैपिटल ऑफ स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड टूरिस्ट सेंटर, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो नेशनल हाईवे का डेफिनेशन समझ में आया। डेफिनेशन अपने को बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखा रहा हूं, ठीक है। अचानक से पूछ देता है ये कौन सा हाईवे, चार्ट का ऑप्शन दे देगा, कंफ्यूजन होने के चांसेस ही नहीं रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आएगा स्टेट हाईवे के बारे में लिखेगा। These are the arterial road. These are the arterial road of a state linking district headquarters. Of a state linking district headquarter. Red pen से मार्क करना, district headquarter. These are the arterial road of state linking district headquarter, state linking district headquarter and important cities within the states, important city within the state and connecting them with national highway and highway of neighboring state मतलब अगर ये क्या बोलते हैं आपका रायगढ़ वायगढ़ हो गया है ना, ये आपका जो भी नेबरिंग स्टेट क्या है छत्तीसगढ़ का, तो ये आपका उड़ीसा भी है, झारखंड भी है, तो ये सब क्या है, इनमें जो जाके कनेक्ट हो रहा होगा ना इसके स्टेट से उसके स्टेट के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेट हाईवे, ठीक है। तो ये पॉइंट को याद रखिएगा थोड़ा सा, है ना, इंपॉर्टेंट सिटीज विद इन द स्टेट्स एंड कनेक्टिंग देम विद नेशनल हाईवे एंड हाईवेज ऑफ नेबरिंग स्टेट्स, ठीक, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के बारे में लिखिएगा। ठीक है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में क्या लिखेंगे, हाँ लिखेंगे दीज आर द इंपॉर्टेंट रोड विद इन अ डिस्ट्रिक्ट, serving areas, district serving areas. These are the important road within a district serving area. अदर डिस्ट्रिक्ट रोड में लिखिएगा, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जो इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है, अब अपने को पता है कि यहां महाराजा चौक से ये मालवीय नगर चौक वाला रोड इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये सब चीजें जो होंगी इनको इंपॉर्टेंट रोड बोलेंगे, तो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड यही आएंगे,
ठीक, अब नेक्स्ट क्या हो जाता है, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। तो दीज आर द रोड सर्विंग these are the road serving रूरल एरियाज, रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्र में जो जाते हैं ना, दीज आर द रोड सर्विंग रूरल एरिया और ब्लॉक डेवलपमेंट हेडक्वार्टर्स, ब्लॉक डेवलपमेंट हेडक्वार्टर्स, जो बीडीओ नहीं होता, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो बोलते हैं, ठीक है, वो हेडक्वार्टर्स मतलब वही ब्लॉक है ना, विकास खंड, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो विकास खंड वाला मान लो, सीधा सीधा है ना। ठीक है, नेक्स्ट विलेज, विलेज रोड की बात कर रहे हैं। कनेक्टिंग विलेज, कनेक्टिंग विलेजेस और ग्रुप ऑफ विलेजेस विथ ईच अदर, connecting villages and group of villages with each other. चलिए नेक्स्ट लिखेंगे आर्टिशियल रोड्स। आर्टिशियल रोड किस में आएगा, अर्बन में ना, अर्बन में कि रूरल में, अर्बन में, तो आर्टिशियल रोड के बारे में लिखेगा, ARTERIAL ना, आर्टिशियल रोड। स्ट्रीट, द स्ट्रीट्स थ्रू अ ट्रैफिक, through a traffic on a continuous route, through a traffic on a continuous route with high level of traffic mobility, high level of traffic mobility, मतलब आर्टिशियल रोड वो हो गया जैसे सुपेला का चौक वाला रोड है ना, मतलब आप ऐसा समझो कि जहां पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होती है, ज्यादा मात्रा में ट्रैफिक होती है, जहां ट्रैफिक जाम होने की चांसेस बहुत ज्यादा होता है, उस टाइप के रोड को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिशियल रोड। जो सिटीज में होते हैं, है ना, जो आपके शहरी क्षेत्र में होते हैं, कोई ऐसा रोड होता है जो बहुत ज्यादा होता है, जहां पर ट्रैफिक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, उसी को आर्टिशियल रोड बोलते हैं। हिंदी में आपको बता दिया हूं, आप अपने हिसाब से हिंदी में भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, सब आर्टिशियल, जिसमें ट्रैफिक कम मात्रा में पाई जाती है, मतलब लो लेवल ऑफ ट्रैफिक मोबिलिटी। सब आर्टिशियल मतलब क्या होगा, लो लेवल ऑफ ट्रैफिक मोबिलिटी, जिसमें ट्रैफिक कम मिले। सिटी के अंदर की बात कर रहा हूं, क्योंकि अर्बन क्षेत्र है, ग्रामीण शहरी क्षेत्र है। कलेक्टर स्ट्रीट, कलेक्टर स्ट्रीट ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। कलेक्टर स्ट्रीट मतलब वही कलेक्टर बंगला वाले के आसपास वाली बात करेंगे। अब देखो क्या बोलता है, द स्ट्रीट विच प्रोवाइड, द स्ट्रीट विच प्रोवाइड access to, access to artificial streets, access to artificial street, and they collect and access to artificial street and they collect and collect and distribute traffic, they collect and distribute traffic from and to local street, from and to local street। कलेक्टर स्ट्रीट एक तरीके से आर्टिशियल के रेस्पेक्ट में बात कर सकते हैं, वहां पर पूरे को इकट्ठा करके लोकल स्ट्रीट में डिवीजन हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्टर स्ट्रीट। ठीक है, नेक्स्ट लोकल स्ट्रीट तो पता ही होगा आपको, जो नॉर्मल एरिया है ना, आसपास कोई भी। ठीक,
तो ये सब चीजों का थोड़ा सा है, तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे, है ना, क्योंकि क्वेश्चन क्या करता है, ऐसी टाइप का डेफिनेशन दे देगा तो दिक्कत में आ जाएगा। एक्सप्रेस वे का डेफिनेशन लिखाना है क्या? हाँ, एक्सप्रेस वे का डेफिनेशन लिख लीजिए। लिखेंगे एक्सप्रेस वे आर अ सेपरेट क्लास ऑफ हाईवे, separate class of highway with superior facilities, with superior facilities, separate class of highway, separate class of highway with superior facilities, very high volume of traffic, रेड पेन से लिखेगा very high volume of traffic, very high volume of traffic, और एक और पॉइंट लिखेगा रेड पेन से ही, एंड परमिट ओनली फास्ट मूविंग व्हीकल्स, बैलगाड़ी नहीं अलाउ है ना वहां, ठीक है, सिर्फ फास्ट मूविंग व्हीकल, जो गाड़ी एकदम फुल कुदा सकते हैं, जो गाड़ी एकदम स्पीड से चलने वाली, वही चीज है, ठीक है। धीरे वाली गाड़ी के लिए एक्सप्रेस वे नहीं है, स्ट्रेटली स्पीड लिमिट उसका नॉर्मल 100 देते हैं, नहीं स्टॉपेज भी अलाउ नहीं होता, बीच में कहीं रुकना नहीं है, कुछ नहीं करना है, अगर रुकना है तो साइड में साइड बे करके बना रहता है, उसको आगे पढ़ेंगे हम लोग, है ना, बे करके बना रहता है, तो साइड सीधा सीधा अगर रुकना है तो साइड में रुक सकते हैं, है ना, लेकिन मेन वाले में कभी गाड़ी को रुकना नहीं है, अलाउ नहीं है बिल्कुल भी, है ना, फास्ट मूविंग व्हीकल के लिए ही है, ठीक है, नाम पड़ा है एक्सप्रेस वे मतलब फास्ट मूविंग है, ठीक है। चलिए बाकी एनएच एनएच के बारे में तो अपने को क्या लिखाना है ना। अच्छा एक चीज और लिख लीजिएगा, NH1 के बारे में लिखिएगा तो NH1 अमृतसर, अंबाला और दिल्ली, तो ये तो पता होगा दिल्ली से अमृतसर NH1 है, अरे बोलो ना, NH1 तो पता होगा ना, अमृतसर टू दिल्ली, ये पहला NH नंबर 1 है, सबसे पहला NH था, है ना, दिल्ली से अमृतसर वाला। यहां तक किसी को कुछ डाउट नहीं है ना? आर्टिफिशियल सब आर्टिफिशियल सब समझ में आ गया, लोकल स्ट्रीट क्या है ये सब, ठीक है, कलेक्टर रोड ये सब इसी में आएंगे, ठीक है। चले अब बात करते हैं माइलस्टोन्स की। तो माइलस्टोन्स क्या होते हैं? तो माइलस्टोन जनरली क्या होता है, जो हम लोग इसमें देते हैं, कहाँ देते हैं, रोड के किनारे में, है ना, ऐसा, ठीक है। अब माइलस्टोन में जनरली हमको पता है कि यहाँ नंबर वंबर लिखा रहता है, ठीक है, जैसे कुछ भी, लेकिन यहाँ पर मेन अपने को क्या रहता है, कलर पोर्शन रहता है, इस कलर से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हम लोग कहां पर खड़े, कहीं लिखा तो नहीं रहता ना, किसी भी रोड में अगर आप माइलस्टोन का कलर देख लें तो वहां पर जहां बोर्ड तो पूरा नहीं लगा सकते, तो अगर हम लोग माइलस्टोन का कलर देख ले तो वहां से हम लोग पहचान सकते हैं कि हम लोग नेशनल हाईवे में है, स्टेट हाईवे में है, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड में है, विलेज रोड में है, कहां पर खड़े हैं, ठीक है। तो माइलस्टोन का कलर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करेंगे, इसके कलर आपको याद रखने और याद हो भी जाएगा, ठीक है। तो इसको समझते हैं क्या है। तो नेशनल हाईवे क्या है, तो नेशनल हाईवे क्या होता है, येलो कलर का होता है, नेशनल हाईवे क्या है, येलो कलर का होता है, ये तो आप जनरली देखे होगे, है ना, येलो कलर का रहता है, ठीक है। देखो मेरे से है ना, क्योंकि इंटरव्यू में ना ऐसे क्वेश्चन पूछे थे कि अगर मेरा जब वो वो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में, तो यही इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे थे कि अगर आपको एक सुनसान रोड में खड़ा कर दे तो आप वहां से कैसे पहचानोगे कि आप कौन से रोड में खड़े हो, है ना, तो मेरा बट ऑब्वियस सी बात है, आप तो यही जवाब दोगे कि सर आसपास बोर्ड को देख के,
तो बोला बोर्ड वोर्ड कुछ नहीं है। तो फिर कहां से पता चलेगा? तो अपने को माइलस्टोन तो ये हर थोड़ी थोड़ी दिनों में होता है, हर माइल के हिसाब से हम लोग एक माइलस्टोन गाड़ देते हैं। ये तो आप जनरली देखियो, तो माइलस्टोन के कलर से हम पहचान सकते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। ठीक है, तो याद रखना है पहला कौन सा है, अगर एनएच है तो येलो कलर दिखेगा यहाँ पर ऊपर में। ठीक है, स्टेट हाईवे है तो ग्रीन कलर दिखेगा आपको। ठीक है, तो स्टेट हाईवे है तो ग्रीन कलर रहेगा, मेजर डिस्ट्रिक्ट है तो रेड कलर रहेगा, है ना, अदर डिस्ट्रिक्ट है तो पिंक कलर रहेगा, और वहीं पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना रहेगा तो उसका क्या रहेगा, ऑरेंज कलर रहेगा। विलेज और सिटी रोड की बात करें तो ब्लू या ब्लैक कलर रहेगा। डार्क कलर रहेगा ब्लू या ब्लैक कलर, वो क्या है, सिटी के बारे में बात कर रहे हैं। नेशनल हाईवे के लिए येलो कलर, स्टेट हाईवे के लिए ग्रीन कलर, है ना, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए रेड कलर, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए पिंक कलर, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करेंगे तो उसका है ऑरेंज कलर, है ना, और सिटी के हिसाब से ब्लैक एंड ब्लू कलर। ठीक, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का फॉर्मेशन ईयर लिखेगा 15 अगस्त 2000, 15 अगस्त 2000 में, 15 अगस्त 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई का फॉर्मेशन ईयर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना 15 अगस्त 2000। कलर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, ऑरेंज कलर होता है। ठीक है, ग्राम का है विलेज, सीधा ग्राम सड़क मतलब विलेज रोड, अरे बोलो, है ना, तो विलेज रोड का क्या रहेगा, ऑरेंज कलर। अगर आपसे ये नहीं पूछता, बोल देगा विलेज रोड, तो हमको पता है ग्राम सड़क तो वही है ना, तो ये कौन सा होगा, ऑरेंज कलर। बोलो समझ में आ गया? येलो कलर किसका है, नेशनल हाईवे, ग्रीन स्टेट हाईवे, रेड मेजर डिस्ट्रिक्ट, पिंक बोलेगा तो अदर डिस्ट्रिक्ट, और अगर ऑरेंज बोला तो विलेज रोड बोल लो या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। क्लियर है? ठीक है, तो आईआरसी का फॉर्मेशन ईयर कब था, 1934। ठीक है, और वहीं पर सीआरएफ का 1929, जयकार कमेटी 1927, एचआरबी 1973, है ना। नेशनल हाईवे एक्ट कब बना, 56 में, और एनआई कब बना, 88 में। ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट, 7300 का क्या है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है। ठीक है, तो 2458 याद रखेंगे, है ना, तो 2 के सामने 4, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का पूछ रहा हूं। ग्रीन कॉरिडोर, हाँ लिखाऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा, पूरा डेफिनेशन लिखाऊंगा ग्रीन कॉरिडोर। ठीक है, तो 5800 किलोमीटर है, ये याद रखेंगे। 7300 का क्या है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, याद रखना है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहला एनएच की बात करेगा तो वही है दिल्ली से अमृतसर। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट 20 इयर्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब ग्रीन कॉरिडोर के बारे में लिखना है तो लिख ही लो। नाम सुनो ना, ग्रीन है, पर्यावरण से रिलेट करेंगे ना, नाम ग्रीन है मतलब पर्यावरण से। तो ये जनरली ग्रीन कॉरिडोर उसको बोला जाता है जो आपके किसी भी पर्यावरण, अगर वो रोड बना भी होगा तो कोई भी हम लोग हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स नहीं यूज किए होंगे, जो जिससे हम लोग नॉर्मली बना, जैसे प्लास्टिक का रोड बनना चालू हो गया, प्लास्टिक का रोड जानते हो ना, अब प्लास्टिक जो आप फेंक दे रहे हो उसी से रोड बना रहे हैं। ये मॉडल तो अंबिकापुर में बन भी रहा है। ठीक है, तो ये सब जनरली ग्रीन कॉरिडोर जो एनवायरमेंट के रेस्पेक्ट में अच्छा है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, क्या लिखे देखते हैं। लिखेगा द ग्रीन कॉरिडोर is to demonstrate safe and green highway, safe and green highway, by the by उसमें आगे लिखिएगा
conservation of natural resources, conservation of natural resources, conservation of natural resources, presence of vegetation, presence of vegetations, ठीक है, मतलब समझ तो गए होगे ना, पूरा हरा हो रहा, ठीक है, ठीक है। नेशनल हाईवे ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, नेशनल हाईवे ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट, कहाँ का आया है, चालू कहाँ का हुआ है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। चलिए, ठीक, सब प्रदेश प्रदेश वाला है, ठीक। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं 20 इयर्स प्लान। 20 ईयर प्लान क्या है? तो यहां तक तो याद हो गया है, अब आगे अपन 20 ईयर प्लान को देखते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा पॉइंट बहुत सारे हैं, उसको लिखाते जाऊंगा क्योंकि अपडेट करते जाते हैं अपन साइड बाय साइड ना, तो हर चीजों को अपडेट रखना है। चलिए अब बात करते हैं 20 सूत्री योजना, जो बोलते हैं 20 इयर्स प्लान। हर 20 साल बाद एक प्लान बनता है और उसी प्लान को इंप्लीमेंट करते हैं और एक टारगेट अचीव करते हैं, उसी को हम लोग 20 इयर्स प्लान बोलते हैं। जैसे पंचवर्षीय योजना चलती थी, अब वो बंद हो गई है, अरे बोलो, अब उसी की जगह क्या आ गया है? नीति आयोग, है ना। अब वैसे ही चीज अब हम लोग अब 20 ईयर प्लान चलता था रोड के रिस्पेक्ट, कि हर 20 साल में हम लोग कितना रोड बना रहे हैं, कितना क्या टारगेट रखे और कैसे क्या क्या बनाएंगे। इसी के लिए हम लोग ने जो जनरली एरिया लोकेशन की बात करे थे, तो 3 मेजर हम लोग चालू किए थे 20 ईयर प्लान का। तो फर्स्ट 20 ईयर प्लान था, सेकंड 20 ईयर प्लान था और थर्ड 20 ईयर प्लान था। टोटल कितने प्लान लिए थे? 3 20-20 साल के प्लान लिए, ठीक है। तो पहला प्लान स्टार्ट हुआ था 1943 से। तो स्टार्ट कहां से हुआ? 1943 से। 20 साल ऐड करो, कितना होता है? 1963, ठीक है। अब 63 पे हुआ, फिर वहां पर ये प्लान जल्दी खत्म हो गया। होना था 63 तक, अपन टारगेट ही छोटा लेके चले थे, इसलिए प्लान जल्दी खत्म हो गया। तो कब खत्म हो गया? तो 1961 में खत्म हो गया। तो वहीं पर हम लोग फिर 1961, 2 साल बैठेंगे थोड़ी नल्लट है ना, तो अपन दूसरा ले लिए। तो 1961 से फिर 1981 बना, फिर 1981 से क्या हुआ? फिर 2001 तक के लिए बना। मतलब समझ में आ रहा होगा ईयर, है ना। तो कब बना? तो फर्स्ट 20 ईयर प्लान 1943 पे बना। 20 साल जोड़ोगे कितना होता है? 1963। काम जल्दी खत्म हो गया क्योंकि हम लोग टारगेट बहुत छोटा लिए थे, अभी बताऊंगा कितना कम टारगेट लिए थे, ठीक है। तो छोटा टारगेट लिए, जल्दी खत्म हुआ, 63 का 61 में हो गया। तो 61 से 81, 81 से 2001, बात सुनना ना। तो 20-20 साल का क्या हुआ? तो 3 20 ईयर प्लान लाए, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ था देखो, तो पहला इसने टारगेट डेंसिटी जो रखी थी, इसने बोला 16 किलोमीटर रोड बनाना है, बस। कितना बनाना है? 16 किलोमीटर रोड हर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। मतलब अगर एक एरिया बोल दूं तो क्या है? तो 100 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया, मतलब 10 किलोमीटर बाय 10 किलोमीटर बोल सकता हूं, समझ रहे हो? ये लैंड है ना, ये लैंड है 100 किलोमीटर स्क्वायर का। मतलब क्या बोल सकता हूं? 10 किलोमीटर ऐसा ले लो, 10 किलोमीटर ऐसा ले लो। बोलो समझ में आ रहा है?
तो 10/10 का क्या हुआ, किलोमीटर का एक लैंड ले लिया। इसमें मात्र बोला कि कितना किलोमीटर बनाना है, मात्र 16 किलोमीटर का हमको क्या बनाना है, रोड बनाना है। तो बहुत छोटा है ना, 100 किलोमीटर स्क्वायर में 10 किलोमीटर 16 किलोमीटर बनाना है, तो टारगेट ही बहुत छोटा रखे थे, तो इसलिए जल्दी खत्म हो गया है। ठीक है, तो कितने का था टारगेट, 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब 16 किलोमीटर स्क्वायर, 16 किलोमीटर बनाना है पर 100 किलोमीटर स्क्वायर की, टारगेट छोटा थी। उसके बाद बात करते हैं कहां पर, तो उसके बाद हम लोग बढ़ा दिए 16 दूनी क्या होगा 32, तो नेक्स्ट ले लिए 32 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर, और उसके बाद और बढ़ा दिए 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर। नहीं हो रहा है, हो रहा है क्या, तो 16 हो गया, 16 दूनी 32, 32 का 82। ठीक है, याद क्लियर है, तो 16 हो गया, 32 हो गया और 82 याद रहेगा, बोलो हाँ। 43 चालू किए, फिर 63 खत्म, 61 में 81, 81 से 2001। ठीक है, 16, 32 और क्या है 82, याद रहेगा पक्का। ठीक है, अब ये लोकेशन मैटर करता है, तो पहला इन्होंने प्लान लिया था नागपुर से, फिर बॉम्बे किया, फिर लखनऊ किया, तो 3 ही प्लान है तो इंपॉर्टेंट है। तो पहला प्लान क्या है आपका, नागपुर का है, दूसरा क्या है बॉम्बे का है, और तीसरा क्या है लखनऊ का है। ठीक है, तो लखनऊ प्लान, नागपुर प्लान और बॉम्बे प्लान। ठीक है, अब ध्यान से समझना थोड़ा सा, नागपुर वाला प्लान को हम लोग ने पहले इंप्लीमेंट किया था, फर्स्ट 20 ईयर प्लान का प्लान कहां से चालू हुआ, नागपुर में। ठीक है, दूसरा था बॉम्बे और तीसरा था क्या लखनऊ। ठीक, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या, तो इनका टारगेट हो गया, लोकेशन हो गया, ईयर हो गया। उसके बाद बात करते हैं एक्सप्रेसवे। नागपुर के आसपास कोई एक्सप्रेसवे का नाम सुने हो, नहीं सुनोगे भी नहीं क्योंकि है ही नहीं, है ना। तो मुंबई का तो सुने हो, मुंबई टू पुणे एक्सप्रेसवे, बोलो हाँ। ठीक है, तो मुंबई का है यमुना एक्सप्रेस जो है। ठीक है, ये आपका जनरली ये जो लखनऊ वाला है, लखनऊ एक्सप्रेस जो क्या है आगरा टू लखनऊ। ठीक है, तो ये भी एक्सप्रेस वे सुने हो। अब देखो क्या है, तो ये इसका कितना किलोमीटर का था, तो एक्सप्रेस वे इसका 1600 किलोमीटर का है, और इसका कितना है 2000 किलोमीटर का। एक्सप्रेस वे देखिएगा 1600 का है और कितना है 2000 का है। ठीक, बात समझ में आ गई, तो ये चीज को हमको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, तो एक्सप्रेस वे जो था 1600 का था, और इसका क्या है 2000 का। पहले वाला नागपुर में है ही नहीं, सुने ही नहीं एक्सप्रेस वे होता है ना। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, तो उसके बाद देखिएगा डेवलपमेंट अलाउंस है ना, एरिया और स्पेस के हिसाब से। तो क्या बोल रहा है नागपुर में डेवलपमेंट कितना 15% को लेके चला है। डेवलपमेंट अलायंस मतलब क्या होता है, हमको कितना स्पेस है, कितना जगह है उसके हिसाब से। वहीं पर देखो आपका मुंबई वाले में कितना है 5%, और लखनऊ में कितना है 0%, मतलब है ही नहीं, है ना। तो वहीं पर डेवलपमेंट अलायंस इधर क्या है लखनऊ में बिल्कुल नहीं है ना। तो हमारे पास कितना है जगह, उतने में हम लोग और काम कर सके, तो नागपुर में हमारे पास 15% था, इधर हम लोग मुंबई बस 5% था, और इधर लखनऊ में तो होगा ही नहीं, लखनऊ की आबादी इतनी ज्यादा है ना, जगह ही इतना वो है ना, तो कंस्ट्रेंट है, तो वहां पर होना पॉसिबल नहीं होता। तो यहां तक क्लियर हो गया, 15, 5 और 0 कुछ नहीं है। ठीक है, तो ईयर याद हो गया, 43 से 63 वाला है, फिर 61 से 81, 81 से 2000। पहले वाले ने टारगेट रखा था छोटा 16 किलोमीटर का रखा था, फिर 32 हो गया, फिर 82 लाया। नागपुर में हुआ, मुंबई में हुआ, लखनऊ में हुआ। एक्सप्रेस वे नागपुर में है नहीं, मुंबई में है, आपको पता है मुंबई पुणे और इधर, तो कितना है 1600 का, और इसका कितना है 2000 का। वहीं पर बात करते हैं डेवलपमेंट अलायंस, 15% था नागपुर में, 5% है मात्र मुंबई में, और लखनऊ में तो है ही नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ रोड। क्लासिफिकेशन को कैसे समझेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने फर्स्ट 20 ईयर प्लान में इसने क्लासिफिकेशन ऑफ रोड पढ़ा, तो क्या पढ़ा, तो उसने यही बोला कि नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड, बस यही बोल दिया, यही क्लासिफिकेशन है। तो नागपुर ने क्या क्लासिफाई किया, कुछ भी नहीं। नागपुर ने क्या किया, कुछ भी क्लासिफिकेशन नहीं रखा, सीधा सीधा एमडीआर, ओडीआर, वीआर और आपका नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन रख दिया।
लेकिन मुंबई में तो किसी प्रकार का क्लासिफिकेशन हुआ ही नहीं। तो किसमें हुआ? तो लखनऊ ने क्लासिफिकेशन किया उसको 3 पार्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट, 5 स्टार लगाइएगा। लखनऊ का क्लासिफिकेशन 3 पार्ट में हुआ था। पहला हुआ था प्राइमरी क्लासिफिकेशन, सेकेंडरी क्लासिफिकेशन और टर्शरी क्लासिफिकेशन। बात समझ में आ रही है? तो प्राइमरी रोड, सेकेंडरी रोड, टर्शरी रोड। लखनऊ का थर्ड 20 ईयर प्लान में, याद रखना, थर्ड 20 ईयर प्लान में क्लासिफिकेशन हुआ है। वो क्या क्या हुआ है? प्राइमरी हुआ है, सेकेंडरी हुआ है और टर्शरी हुआ है। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है? अब आ रहा है? वॉइस आ रहा है कि नहीं बताइए तो थोड़ा। चलिए, अब क्लियर है ना? जल्दी से बताइए, कमेंट करिए। ठीक है, तो देखो, फर्स्ट 20 ईयर प्लान का वही चीज हो गया था। ठीक है, यहां तक अब अपन रिकॉल कर चुके हैं। अब डेवलपमेंट अलाउंस का था 15%, 5% और कुछ नहीं था। उसके बाद क्लासिफिकेशन की बात आ गई। तो फर्स्ट 20 ईयर प्लान में क्लासिफिकेशन कैसे हुआ? तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, नहीं सॉरी, थर्ड 20 ईयर प्लान में कैसा हुआ? तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन एकदम ज्यादा पूछे जाते हैं, याद रखना है। अब पूछा क्या था? तो मतलब थर्ड 20 ईयर प्लान में जो क्लासिफिकेशन ऑफ रोड हुआ है वो इसके हिसाब से हुआ है। तो पहला था प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो प्राइमरी के अंदर क्या क्या आता है? तो क्या क्या आएगा? नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे। याद रखना बेटा, हमेशा हमसे गलती क्या होती है पता है? नेशनल हाईवे और के साथ में स्टेट हाईवे ले लेते हैं। ये एकदम इंपॉर्टेंट है और ये गलती आपसे होने की चांसेस 100% है, क्योंकि मेरे से भी हो चुकी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा प्राइमरी का क्लासिफिकेशन, और पूछेगा हमेशा प्राइमरी, ठीक है, बोलेगा प्राइमरी में कौन सा नहीं है, ऑप्शन डालेगा सब चीज। याद रखना, प्राइमरी में नेशनल हाईवे के साथ में एक्सप्रेसवे है। इसको कॉपी में अलग से नोट डाउन कर लेना बेटा, क्योंकि फंसोगे इसमें। तो प्राइमरी से और से प्राइमरी जो रोड है उसमें नेशनल हाईवे के साथ में एक्सप्रेसवे है। तो स्टेट हाईवे कहां गया? तो स्टेट हाईवे चले गया सेकेंडरी में, स्टेट हाईवे एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। थर्ड में क्या आया? अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड। बोलो, समझ में आया? तो पहला प्राइमरी में नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे, सेकेंडरी में मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड और क्या है? स्टेट हाईवे। टर्शरी में क्या है? तो अदर डिस्ट्रिक्ट रोड है और क्या है? विलेज रोड। बोलो, समझ में आया? तो आपसे हमेशा पूछेगा कहां पर, पता, यहीं फंसाएगा। या तो पूछ देगा स्टेट हाईवे किसके अंदर है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, नन ऑफ दीज। आंसर क्या आएगा? सेकेंडरी। अपन अपना दिमागी वैसा चलता है साला, हमको याद ही नहीं आएगा एक्सप्रेसवे, क्योंकि हम पढ़े कहां पर है एक्सप्रेसवे? एनएच, एसएच, वीडीआर, एमडीआर, ओआर को रूलर में पढ़े, अर्बन में डाले थे एक्सप्रेसवे को, इसलिए हमारा दिमाग उस समय का पक्का कंफ्यूजन आएगा। इसलिए याद रख लेना, अलग से रेड पेन से लिख लेना, गोला लगा लेना कि एक्सप्रेसवे कहां पर घुसा हुआ है? प्राइमरी में है। ये गलती होती है, इसलिए बता रहा हूं बार बार। ठीक, चलिए, अब यहां तक हो गया। अब पैटर्न की बात कर रहे हैं। अब पैटर्न का रोड कैसा है? जैसे आप लोग, सब लोग आज की दुनिया में तो गूगल मैप को यूज करते हैं। बोलो हाँ। गूगल मैप में नक्शा कैसे दिखता है? चौराहा, चौक चौराहा कैसे दिखता है? तो हमको सब पता है कि बहुत सारे रोड का लिंकिंग है, तो आप समझ जाओगे यहाँ कोई चौक होगा। वैसे ही हम लोग ने क्या किया था? तो जैसे रोड एंड पैटर्न की बात करें तो पहला आपका नागपुर प्लान में जो रहेगा वो स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। मतलब कैसे? आपका रोड का ऐसा टाइप का दिखेगा, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। 5 स्टार लगा लेना, ये सबको पता रहता है कि नागपुर रोड प्लान का कैसा पैटर्न होता है। तो ये रोड का पैटर्न है, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। ठीक है, वहीं पर आप लोगों का बॉम्बे में सबसे ज्यादा ट्रैफिक पुलिस लोग परेशान होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां कोई पैटर्न ही नहीं है, कहीं से भी कुछ भी गली कहीं से भी निकल जा रहा है। ठीक है, तो वहां पर हम लोग ये सब पैटर्न को फॉलो करना मुश्किल है। ठीक है, वहीं पर बात करते हैं अपन लखनऊ में, तो अपने को कैसा है? तो स्क्वायर एंड ग्रिड पैटर्न।
मतलब हमको लखनऊ में बकायदा ऐसा मिलेगा। ठीक है, मतलब यहां पर यही आपका चौक है, इंटरसेक्शन पॉइंट है ये सब। समझ में आ रहा है कि नहीं? 4 ठोक चौक हो गए, एक चौक यहां से निकले, ये चौक पार की, ये चौक पार की, आगे गए। बात सुना नहीं? तो इस टाइप का पैटर्न है, तो स्टार एंड ग्रिड पैटर्न, और आपसे सॉरी स्क्वायर एंड ग्रिड पैटर्न, और पूछेगा आपसे लखनऊ, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है। नागपुर को सबको पता है स्टार एंड ग्रिड पैटर्न, लेकिन पूछेगा क्या, लखनऊ का बता दो क्या है। तो लखनऊ का क्या पैटर्न है? स्क्वायर एंड ग्रिड पैटर्न। अब यही ग्रिड पैटर्न आपको याद आ रहा होगा, अभी हम लोग एनवायरमेंट में देखे, नहीं देखे? क्या था ये? ग्रिड चैम्बर बोलता है, मारूंगा रब से कुछ भी बात करेगा। ठीक है, क्या है? ग्रिड आयरन सिस्टम जो पढ़े थे, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, चलिए, तो यहां तक क्लियर है कि नहीं है? पूरा याद है? 20 ईयर प्लान पूरा याद है? पक्का? अब इसी 20 ईयर प्लान के हिसाब से हमने थर्ड 20 ईयर प्लान को उठाया है और इस पर वर्क किया है। थर्ड 20 ईयर प्लान को उठा के हम लोगों को लेंथ ऑफ एनएच, लेंथ ऑफ एसएच, लेंथ ऑफ एमडीआर निकाल सके। ठीक है, तो जस्ट आपकी कॉपी के बाजू में लिखा होगा ना, देखो फिर से थर्ड 20 ईयर प्लान का, और अगर खोल के बात करेंगे तो वही होगा, लेंथ ऑफ एनएच कितना है, लेंथ ऑफ एसएच कितना, और लेंथ ऑफ एमडीआर कैसा है। तो वो कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए अलग से फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला के बेसिस पे पढ़ते हैं। बोलो यहां तक तो ये क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? सब चीज याद हो गया अभी तक? किसी प्रकार का डाउट तो नहीं है ना? चलिए, तो ये 20 ईयर जो है ये अपन एक बार रिवाइज करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना? बिना देखे बोलेंगे एकदम सब चीजें याद रहेगा। ठीक है, तो अपन सीधा सीधा शॉर्ट में बना लेते हैं। शॉर्ट नोट में जिसको लग रहा है कि वो भूल जाएगा, वो अपने कॉपी में शॉर्ट नोट में लिख लेना, जिसको याद रहेगा बिल्कुल अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड 20 ईयर प्लान, फर्स्ट 20 ईयर प्लान और थर्ड 20 ईयर प्लान, तो 20-20 साल का है। तो सबसे पहले इनका लोकेशन देख लेते हैं। तो ये हुआ था नागपुर में, ये हुआ था बॉम्बे, और ये कहाँ हुआ था? लखनऊ। उसके बाद ईयर बताओ, 43 से 20 साल जोड़ो, कितना? 63। ये जल्दी हो गया। तो कब चालू हुआ? 61 से 81, फिर 81 से 2001। अब इनकी टारगेट डेंसिटी छोटी थी, कितनी थी? 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर, 16 दूनी 32 किलोमीटर, याद रखना है। और इसका कितना है? 82 किलोमीटर। बोलो समझ में आया? यहां तक याद है? उसके बाद नेक्स्ट बताइएगा, डेवलपमेंट अलायंस, इसमें कितना है? 15% का इसमें, और इसमें है क्या? नहीं है। ठीक है, इसमें बताइए आपका क्लासिफिकेशन क्या है? नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड। यहां पर कुछ नहीं। यहां पर 3 पार्ट है, 1, 2 और 3, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी में क्या क्या आएगा? नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे। लिखू क्या? एक्सप्रेसवे। यहाँ स्टेट हाईवे और एमडीआर, यहाँ ओडीआर और वीआर। याद हुआ? बोलो हाँ। ठीक है, उसके बाद हमारा और क्या बचा? एक्सप्रेसवे। तो एक्सप्रेसवे पहले वाले में था क्या? नहीं। दूसरे में है, कितने किलोमीटर का है? 1600। तीसरे में है 2000 किलोमीटर का। बोलो क्लियर है? ठीक है, तो याद तो हो गया। अब पैटर्न की बात करते हैं। पहले वाले में क्या पैटर्न है? स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। दूसरे में कोई नहीं है। तीसरे में स्क्वायर एंड ग्रिड पैटर्न। याद रखिएगा। आप लोग दिल्ली का कैनॉट प्लेस तो देखे होगे? नहीं गई है दिल्ली? दिल्ली नहीं गई? अरे चल ठीक है, नहीं गई तो ठीक है, जाना भी मत, बेकार जगह। ठीक है, देखो कैनॉट प्लेस कैसा दिखता है? नहीं देखी होगे तो देख लेना कभी। आप नेट में ऐसी सर्च करना, कैनॉट प्लेस का टॉप व्यू, हमेशा आपको ऐसा गोलाकार दिखेगा, है ना? इसी में यही पालिका बाजार है। लोग खरीदते मॉल से नहीं, यहीं से खरीदते, बोलते पालिका बाजार से, है ना? तो यही बात। ये आपका क्या रहता है? पूरा सर्कुलर पैटर्न है, पूरा रोड ऐसा गोल गोल घूमता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये कौन सा है? आपका दिल्ली का। तो कैनॉट प्लेस कौन से पैटर्न में बनेगा बोलेगा तो कभी कभी नहीं पूछा ऐसे, लेकिन याद रखना वो कौन सा सर्कुलर पे। ठीक है, तो बात समझ में आ गई एकदम। मतलब ये कैनॉट प्लेस में अगर आप घूम गए ना तो कल मिलोगे, इस टाइप का है, पता ही नहीं चलता कहां जा रही है रोड, है ना? तो थोड़ा सा देखते रहना। चलिए, अब यहां तक समझ में तो आ गया क्या है? तो ये 3 प्लान याद रहेगा पक्का? ठीक है, चलिए अब क्या हुआ है, जब हम लोग ने थर्ड 20 ईयर प्लान को लेके काम किया, इसमें क्या किया, इन्हीं की मदद से हम लोग लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड निकालने लगे। अब इसको निकालने का क्या सीक्वेंस है? तो हमको क्या किया कि लेंथ ऑफ एनएच निकालना है, मतलब कितने लेंथ ऑफ एनएच बना सकते हैं अपन एक जगह। तो हम लोग ने क्या किया, एक एरिया डिसाइड कर लिया।
उस एरिया को अगर 50 से भाग कर दे रहे, तो वही फॉर्मूला लिखा है देखो, लेंथ ऑफ NH इज इक्वल टू क्या बोल रहा है, एरिया अपॉन 50। ठीक है, तो एरिया अपॉन 50 कर दिया, मतलब जो भी एरिया है, जैसे अपन छत्तीसगढ़ का एरिया बताओ क्या है, 135,192 किलोमीटर स्क्वायर, बोलो हाँ है ना, यही एरिया है छत्तीसगढ़ का, इसको भाग कर दो 50 से, तो उतना लेंथ ऑफ क्या आ जाएगा, NH का लेंथ है। बात समझ में, मोटा मोटा ही निकलता है एकदम, मतलब एग्जैक्ट ही बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो लेंथ ऑफ NH निकालने के लिए एरिया अपॉन 50 करना है। ये थर्ड 20 ईयर प्लान का प्लान है ना, ये सब चीजें करना, फॉर्मूला थर्ड 20 ईयर प्लान का। दूसरा बोलता है लेंथ ऑफ क्या है, स्टेट हाईवे, उसके लिए क्या बोला है, एरिया अपॉन 25 और 62.5 इंटू नंबर ऑफ टाउन माइनस लेंथ ऑफ क्या होगा, NH, विच एवर इज मैक्सिमम। नेक्स्ट 20 ईयर के लिए लेंथ ऑफ क्या बताना है बेटा, SH। तो क्या करेंगे अपन, एरिया अपॉन क्या कर दे 25 और 62.5 इंटू नंबर ऑफ टाउन, कितना टाउन है, माइनस कर देंगे लेंथ ऑफ NH को, और उन दोनों की वैल्यू में से मान लीजिए इसका 1000 आता है, इसका 1200 आता है, तो दोनों में जो बड़ा रहेगा, जैसे 1200 बड़ा है तो बीच ओवर इज मोर, मैक्सिमम वाले की बात करेंगे, जिसका ज्यादा होगा उसी को उठाएंगे। मतलब फॉर एग्जांपल इसको डिवाइड किया 1200 आया, 1000 आया, इसको किया तो 1200 आया, तो क्या लूंगा, 1200 लूंगा लेंथ ऑफ नेशनल स्टेट हाईवे। बोलो समझ में आया कि नहीं। और स्टेट हाईवे तब निकाल पाओगे जब तक नेशनल हाईवे का लेंथ नहीं निकालोगे तो स्टेट हाईवे नहीं निकल पाएगा। बोलो कैसे, क्योंकि यहां पर लेंथ ऑफ NH को माइनस करना है। बात समझ में आ रही है। तो अगर अपन को ये क्वेश्चन आता है तो हमको दोनों चीज निकालना पड़ेगा, पहले लेंथ ऑफ NH निकालना पड़ेगा, फिर उसकी मदद से लेंथ ऑफ SH निकलेगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है कि नहीं। ठीक है, नंबर ऑफ टाउन आपको पेपर में दिया रहेगा, नंबर ऑफ टाउन दे देगा, एरिया दे देगा, उसी एरिया को पहले 50 से भाग कर देना, लेंथ ऑफ SH आ जाएगा, NH आ जाएगा। ठीक है, और नंबर ऑफ टाउन आपको पेपर में दिया रहेगा, यहां से एक मेथड से निकल सकता है, दूसरा अपन वही जो एरिया दिया उसको क्या कर दें 25 से भाग कर। ठीक, क्लियर है। अच्छा ये बता दो, नेशनल हाईवे का जो लेंथ है वो तो कम ही होगा ना स्टेट हाईवे से, कि ज्यादा होगा, है ना। जैसे अपन सीक्वेंस में बढ़ेंगे तो हमको पता है सबसे ज्यादा लेंथ किसका ज्यादा होगा, विलेज रोड। विलेज रोड बहुत ज्यादा है ना, कितने गांव हैं यार, हर गांव के रोड को तो विलेज रोड बोलोगे, तो विलेज रोड के बाद लेंथ के हिसाब से अगर जमाए तो क्या बढ़ेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे ज्यादा किसका रहेगा, विलेज रोड, फिर अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, फिर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, फिर स्टेट हाईवे, फिर NH। तो NH का सबसे कम लेंथ होगा, बोलो हाँ है ना। तो इसलिए अपन उसके हिसाब से समझ भी जा रहे हैं। एरिया में भी तो क्या कर रहे हैं, 50 से भाग कर रहे हैं। ठीक है, उसका क्या कर रहे हैं, 25 से भाग कर रहे हैं। अब देखो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए कैसे निकालना है, तो लेंथ ऑफ MDR के लिए क्या कर रहे हैं, तो एरिया बटा क्या कर दिया इधर 12.5, 50 का आधा 25, 25 का आधा 12.5, और 90 इंटू नंबर ऑफ टाउन विच एवर इज मोर। बोलो समझ में आया। ठीक है, 90 इंटू नंबर ऑफ टाउन, वहां क्या किए थे 62.5 इंटू नंबर ऑफ टाउन माइनस लेंथ ऑफ NH। यहां पर क्या करें, सीधा 90 इंटू नंबर ऑफ टाउन जितना दिया उसको निकाले, दोनों में से जिसका भी वैल्यू ज्यादा आएगा वही क्या लेगा, लेंथ ऑफ MDR। बात समझ में आ गई। हमको इन थर्ड 20 ईयर प्लान की मदद से सिर्फ तीन ही का लेंथ निकाल पाए, और तीनों का फॉर्मूला यही है, बस इससे ज्यादा का अपने को और कुछ करने का नहीं है। बोलो समझ में आ गया, यहां तक क्लियर है, हाँ है ना। ठीक है, तो अगर अपन कोई भी क्वेश्चन को पकड़ते हैं तो बना लेंगे, है। चलिए 2000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है ना, और टाउन दे देता हूं अगर, चलिए एक क्वेश्चन लिखिएगा, इफ द लेंथ ऑफ अ प्लेस इज सॉरी लेंथ बोलो, एरिया ऑफ प्लेस इज 20,000 किलोमीटर स्क्वायर, एरिया है 20,000 किलोमीटर स्क्वायर। ऐसी क्वेश्चन बना के देखते हैं बनता है कि नहीं, है ना। लेंथ ऑफ सॉरी एरिया ऑफ प्लेस कितना है
20,000 किलोमीटर, ठीक है। एंड नंबर ऑफ टाउन इज 20, जगह है 20,000 किलोमीटर की स्क्वायर की, जिसमें 20 टाउन है, ठीक है। कैलकुलेट लेंथ ऑफ NH, SH और MDR, तीनों निकालने का है। लेंथ ऑफ NH, SH और MDR। तो हमको सब पता है, हम लोग सीधा सॉल्व करके देखते हैं। तो पहला हमने क्या करना है, लेंथ ऑफ क्या निकाल ले, NH। तो NH के लिए क्या करेंगे, एरिया कितना था बेटा 20,000 बटा क्या कर दे 50, तो कट गया सीधा सीधा, कितना बचा 400। तो 400 तो किलोमीटर का लेंथ आ गया, बोलो हाँ या ना। मतलब 20,000 किलोमीटर में 400 किलोमीटर का, 5 किलोमीटर स्क्वायर में 400 किलोमीटर का। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ SH निकालना है, स्ट्रेट हाईवे। तो इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, तो 20,000 बटा क्या कर ले 25 और 62.5 इंटू क्या करे 20, नंबर ऑफ टाउन दिया है, माइनस का करेंगे लेंथ ऑफ NH कितना है बेटा 400, बोलो गलत है क्या, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से ये कितना आ जाएगा 800 आ रहा है क्या, अरे बोलो, इसको सॉल्व करेंगे तो 800 किलोमीटर आ गया, इसका क्यों सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 62.5 इंटू ये कितना आएगा 1250, है ना। उसमें से माइनस करें तो कितना आएगा 850 किलोमीटर, तो दोनों में से विच एवर इज मैक्सिमम, तो आंसर इसका क्या आएगा 850, बोलो समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट MDR निकालने का है, तो उसमें क्या करना है, MDR बोलो क्या करेंगे, तो वही है आपका 20,000 बटा क्या कर देंगे 12.5, कितना आएगा 1200 आएगा, तो इसका आ गया 1200 किलोमीटर। और क्या करना है, और करेंगे क्या 90 इंटू नंबर ऑफ टाउन, नंबर ऑफ टाउन कितना है 20, तो ये कितना हो गया 1800, 1800 1200 में कौन बड़ा 1800, तो आंसर कितना आएगा 1800, बोलो समझ में आया, क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो अगर अपन NH बनाते हैं तो लेंथ होगा 400, स्ट्रेट हाईवे बनाते हैं तो लेंथ होगा 850, और अगर MDR बनाते हैं तो लेंथ होगा 1200, सॉरी 1800, विच एवर इज मोर बोला है ना। तो 1200 और 1800 में 1800 बड़ा है, तो 1800 आंसर होगा, बोलो समझ में आ गया। इस टाइप का न्यूमेरिकल बन जाएगा पक्का। चलिए बढ़िया माधुरी संदीप, बढ़िया, चलिए बढ़िया बोल रहा हूं, सही है, ठीक है। चलो यहां तक समझ में आ गया सबको, किसी को कोई डाउट नहीं है ना, इजी है ये, बन जाएगा। फॉर्मूला याद रखना बेटा, फॉर्मूला बुझाओगे कहां पर ये भी बता रहा हूं, ये वाले में बुझाओगे 62.5 वाले में और 90 वाले में, है ना, कंफ्यूजन होगा। और दूसरा कहां चांसेस है आपको दिक्कत होने की, तो आप ये समझोगे किसका छोटा तो नहीं लेना है ना, मैक्सिमम लेना, याद रखना जो भी चीज बनाना है बड़ा बना रहे, लेंथ के हिसाब से ज्यादा रहना चाहिए, तो लेंथ हमेशा मैक्सिमम लेंगे, मिनिमम कभी नहीं लेंगे, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग क्या, तो मैक्सिमम यूटिलिटी एंड सैचुरेशन सिस्टम, बोलो समझ में आ गया ना यहां तक। चलिए मैक्सिमम यूटिलिटी एंड सैचुरेशन सिस्टम को देखते हैं क्या है। तो मैक्सिमम यूटिलिटी सिस्टम या सैचुरेशन सिस्टम क्या होता है, किसी जगह का उपयोग अगर अपन बार बार कर रहे हैं, एक ही जगह का यूज बार बार होता है, तो हमको ये समझ में आ रहा है कि वो जगह अगर इंपॉर्टेंस हो, वहीं पर हमको रोड चाहिए। रोड कहाँ चाहिए, जहां पर सबसे ज्यादा लोग आना जाना करे, जहां पर मेरे को लग रहा है कि यार यहाँ रोड बहुत बनाने की जरूरत है, जैसे इंडस्ट्री आ रही है उस लाइन में, तो इंडस्ट्री को अगर चलाना है तो उसके पास गाड़ी आना जाना चाहिए, बोलो हाँ या ना, तो इसलिए इंडस्ट्री है तो ऐसी जगह में हमको चाहिए। दूसरा एग्रीकल्चर वाली एरिया पे, जहां है ना धान वान काट रहे हैं तो धान को लेके जा रहा है जब ये, तो उधर रोड की जरूरत है। तो वैसे ही हमको पॉपुलेशन अगर ज्यादा है तो हमको रोड की जरूरत है, तो उसके हिसाब से हम लोग मैक्सिमम यूटिलिटी, मतलब समझ रहे, जैसे जैसे उपयोग आएगा उसके हिसाब से हमको रोड की जरूरत है। तो देखो क्या लिखता है, ड्यू टू यूज टू कैलकुलेट द ऑप्टिमम लेंथ ऑफ द रोड, 5 स्टार लगाइएगा। मैक्सिमम यूटिलिटी सिस्टम क्या बताता है आपका, लेंथ ऑफ द रोड, ऑप्टिमम लेंथ ऑफ द रोड, जितनी जरूरत है उतनी लेंथ ऑफ रोड चाहिए, उसी को बोलते हैं ऑप्टिमम। वर्ड को याद होगा, मतलब क्या बताया
ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पढ़े होगे, क्या था वो कि इतना पानी चाहिए कि वो एमडीडी बन जाए, मतलब इतना पानी चाहिए कि जिससे वो क्या हो जाए, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। सॉइल मैकेनिक्स में यही पढ़ाया था। तो वही चीज को आपको समझना है, याद करना है ना। तो ऑप्टिमम वर्ड मतलब कि जितनी चाहिए, इतना चाहिए तो इतने के लिए कितना, तो मैक्सिमम यूटिलिटी वही हुआ। तो यहां पर बात करते हैं डिपेंड्स ऑन, क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ द रोड। दूसरा एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ द रोड, और तीसरा पॉपुलेशन। तो ये तीनों चीज आपको समझ में आ गया, किस पे डिपेंड है, तो इंडस्ट्रियल पे है, लेंथ ऑफ द रोड पे है, और पॉपुलेशन। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये तीन फैक्टर है जिस पे डिपेंड है। नेक्स्ट क्या बात करते हैं, स्टेप्स ऑफ इंजीनियरिंग सर्वे। क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है? तो जैसे हम लोग स्टेप्स देखते हैं तो क्या है, तो मैप स्टडी क्या है, और उसके बाद मैप हो गया, रेकोनेसेंस, प्रिलिमिनरी और डिटेल। ठीक है, तो ये जो चार है इसके सीक्वेंस को आपको बाय हार्ट याद रखना है। क्या बोल रहा हूं, ये चारों का सीक्वेंस आपको तगड़ा याद रहना चाहिए, जिसको बोलते हैं एमआरपीडी। क्या बोल रहा हूं मैं, याद रखने के लिए सीक्वेंस याद रखो, एमआरपीडी। जैसे आप फॉर एग्जांपल किसी भी चीज का एमआरपी देखते हो ना, तो सीक्वेंस याद रखो। एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अरे यार कोई भी खरीदते हो तो पैसा देखते हो ना, तो एमआरपी सीक्वेंस याद रखेगा, एमआरपी डी। सीक्वेंस में जमाने को पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला होता है इंजीनियर सर्वे, लिखा है मतलब क्या बोल रहा है कि आप एक इंजीनियर हो, आप इंजीनियरिंग के हिसाब से सोचोगे ना, कि कोई भी चीज का पहले जाके क्या आप सीधा घर बना डालोगे, नहीं। कोई भी चीजों का हमको पहले जाके साइट देखना पड़ता है, साइट के बाद उसके मैप को पढ़ना पड़ता है, मैप बनाना पड़ता है, फिर कन्वेंस देखते हैं कि वहां पर जाने लायक है कि नहीं, रोड आवक जावक होगा कि नहीं, उसके हिसाब से फिर हम लोग काम करते हैं। उसी सीक्वेंस में हमको काम करना है। तो पहला है एमआरपीडी, एम स्टैंड्स फॉर मैप स्टडी, आर स्टैंड्स फॉर रिकॉनेसेंस, पी स्टैंड्स फॉर प्रिलिमिनरी, और डी स्टैंड्स फॉर क्या होता है, डिटेल। ठीक है, तो हमको इस टाइप का सर्वे करना है। तो मैप स्टडी मतलब रफ सर्वे हुआ, है ना। तो देखो पहला वाला वही हो गया, टोपोग्राफी की बात कर रहे हैं। टोपोग्राफिकल जो भी इफेक्ट है, मतलब क्या, बड़ा सा टोपोग्राफी चार्ट ले आए जिसमें कंटूर वंटूर बना रहता है। ठीक है, जो सर्वे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो टोपोग्राफी चार्ट में हमको ये पता चलेगा ना नेचुरल कैलामिटीज कैसे हैं, मतलब प्लेन समतल एरिया है कि उबड़ खाबड़ है, ठीक है, पहाड़ बना है कि प्लेन है, जैसा भी बोल सकते हैं। तो ये अपने को मैप स्टडी से हमको क्या पता चलेगा, टोपोग्राफी। बात समझ में आ गई? टोपोग्राफी में हमको क्या क्या दर्शाता है, यही चीज दर्शाता है, ऊपर क्षेत्र है, नीचे है, पाट प्रदेश है ना, कि समतल एरिया है, वो सब चीजों की बताएगा। मैदानी क्षेत्र, वो सब चीज पता चलता है। आर की मदद से, जिसका नाम है रेकोनेसेंस, बोलने का मतलब हुआ ये रफ सर्वे देगा। क्या देगा, रफ सर्वे, एक रफ आइडिया दे देगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करना। रेकोनेसेंस में आर स्टैंड्स फॉर रेकोनेसेंस, तो आर स्टैंड्स फॉर रफ। नेक्स्ट आ जाता है प्रिलिमिनरी सर्वे। ये एक अलग ही लेवल का है, इसको पेपर में पूछ चुका है, याद रखिएगा। प्रिलिमिनरी सर्वे क्या काम करता है, तो बोलता है अगर किसी सॉइल की टेस्टिंग कर रहे हो, अगर सॉइल की जांच करना, सॉइल की टेस्ट करना कौन से सर्वे में आता है, तो प्रिलिमिनरी सर्वे में आता है। सॉइल की टेस्टिंग करना कौन से सर्वे में आता है पूछेगा, तो प्रिलिमिनरी आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ है पेपर में। ठीक है, उसके बाद आपने डिटेल स्टडीज की बात करते हो, तो डिटेल सर्वे में क्या है, आपको तो पता है, पूरी तरह पूरा एकदम नोक नोक तक पता कर लेना, वो उसको क्या बोलते हैं, डिटेल सर्वे। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। तो याद, सीक्वेंस याद रहेगा, एमआरपीडी, मैप स्टडी, रेकोनेसेंस, प्रिलिमिनरी, डिटेल। बोलो क्लियर है? ठीक है, तो अभी तक अपने को पूरा चीज याद हो गया जितना पढ़े। किसी को कोई भी चीज ऐसा भूला भटका टाइप का लग रहा है, या डाउट वाउट लग रहा है किसी चीज में? अरे है क्या, बताओ। ऑनलाइन में, ऑफलाइन में, ऑनलाइन में किसी को डाउट है? ऑनलाइन में किसी को डाउट है क्या, बताइए। यहां पर आपका पहला टॉपिक जो था मेंटेनेंस डेवलपमेंट और वो सब वाला, वो खत्म हो गया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ज्योमेट्रिक डिजाइन में, और ये बहुत ताबड़ जो टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जिससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। अभी तक तो था, ये तो थोड़ा ऐसी चना मुरा वाला है। ठीक है, तो बोलो यहां तक किसी को डाउट है क्या ऑनलाइन ऑनलाइन में? आया ना, रिप्लाई करिए प्लीज, सबके सब रिप्लाई करो, तो किसी को डाउट डाउट थोड़ी है। किसी को कोई डाउट है किसी प्रकार का भी?
चलिए अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा गुप्ता गुप्ता का बुक निकाल लो तो, हाईवे का गुप्ता गुप्ता की बुक देख लीजिएगा। गुप्ता गुप्ता का बुक को रखिएगा, गुप्ता गुप्ता की बुक निकालिए, हाईवे चैप्टर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो, पेज नंबर 115 खोलिएगा, गुप्ता गुप्ता का ये पेज नंबर 115। देखते हैं कितना क्वेश्चन बनता है, क्या क्या पढ़े हैं उसके हिसाब से। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, नागपुर रोड प्लान इज फॉर्मुलेटेड बाय, क्या आंसर होगा? स्टार एंड ग्रिड पैटर्न होगा। साथ में देखो रेडियल भी हो गई ना, रेडियल मतलब वही गोल वाला जी। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा, रेडियल स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। क्वेश्चन में आंसर, क्वेश्चन में टिक करना है, आंसर में नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर 2, करेक्ट स्टेटमेंट निकालिए। चलिए जल्दी से आप एक बार पढ़िए स्टेटमेंट। पहला बोलता है नागपुर रोड प्लान फॉर्मुलेटेड टेकन इनटू द अकाउंट द टाउन विद अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन। करेक्ट स्टेटमेंट निकालना, पहला तो गलत है। दूसरा बोल रहा है नागपुर रोड प्लान टारगेट किया था किसमें? 32 का। गलत है कि सही है? तो नागपुर ने 16 किलोमीटर का टारगेट किया था, 32 का नहीं किया था। सेकेंड ऑप्शन सी बोलता है सेकेंड 20 ईयर प्लान हैज प्रोवाइडेड विद 1600 किलोमीटर एक्सप्रेस। बिल्कुल सही है क्या? बिल्कुल सही है, यही स्टेटमेंट, यही आंसर होगा। ठीक है, फिर डी को पढ़ने का मतलब ही नहीं। थर्ड वाले क्वेश्चन को पढ़िए, क्या बोलता है? सीक्वेंस ऑफ स्टेज, लो बताओ। एमआरपीडी याद रखो, सीधा सीधा हो जाएगा। अब देख लो जो बैठ रहा है, सी बैठा है, हाँ तो सी वही आंसर है ना? मैप, रिकॉनेसेंस, प्रिलिमिनरी और डिटेल। चलिए अब उसके बाद ये सब अभी आप नहीं पढ़े होंगे। क्वेश्चन नंबर 185, 185, पेज नंबर 131। चलिए सीक्वेंस में जमाना है बेटा। अब सीबीआर मतलब क्या होता है? कॉलीफॉर्म बियरिंग रेशियो। इसको आगे अपन पढ़ेंगे, लेकिन उसके हिसाब से अगर अपन वही उसी को जानते होगे तो उसके हिसाब से तो बना ही लोगे। डी कैसे होगा मेरे भाई? मैकेडम है वो, मैकेडम में वाला है। अच्छा बी बोले हो क्या? ठीक है, तो बी आंसर होगा क्या? ट्रेसेग्नेट के बाद, चलो पढ़ो क्या था? रोमन, रोमन के बाद ट्रेसेग्नेट, ट्रेसेग्नेट के बाद मेटक्लाफ, मेटक्लाफ के बाद क्या था? टेलफोर्ड, टेलफोर्ड है उसके बाद मैकेडम, फिर वाटर बाउंड मैकेडम, फिर डब्ल्यूबीएम रोड, है ना? और ये सीबीआर वो सबके लिए करते हैं, तो सीबीआर लास्ट पे आएगा, उससे पहले ये तीन ठोक आएंगे। बोलो समझ में आया? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये तो खत्म हो गया यार।
चलिए सब क्वेश्चन भेज रहा हूँ, इसका आंसर बताते जाइएगा। आंसर बताते जाइएगा, क्वेश्चन भेजते जा रहा हूँ, ग्रुप में देखिएगा ना व्हाट्सएप के। नहीं हो पाया क्या? तो बताओ ना आंसर क्या होगा, दूसरे का क्या होगा, वो तो वही है, हो गया है। थर्ड वाले का बताइए क्या होगा, नेशनल हाईवे का क्या इसका बोल रहा है, बी आएगा, एरिया अपन क्या है 50, ठीक है। उसके बाद वाला जो बोल रहा है फोर्थ वाला, देखो क्या लिखा है, सॉइल प्रोफाइल लिखा है क्या? तो सॉइल प्रोफाइल की टेस्टिंग अपन किस में करते हैं, प्रिलिमिनरी, तो आंसर क्या आएगा ए, ठीक है। ठीक है, अब आपको एक चीज बता रहा हूं, उसको थोड़ा सा देखेगा। लेबे क्या होता है देखिएगा, लेबे, और नाम अजीब टाइप का है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ले और बे, ठीक है। तो लेबे क्या है देखो, अरे बे वाला नहीं, बे ये वाला बे, ठीक है। तो लेबाई क्या होता है देखते हैं। और ड्राइव वे, लेबाई और फ्रंटेज रोड, ये तीन का डेफिनेशन लिख लेते हैं अपन, है ना। फ्रंटेज रोड, ठीक है, लाइबे, नहीं सॉरी, लेबाय हो गया, और ड्राइववे, ड्राइववे, ये तीनों का डेफिनेशन लिखते हैं। क्या होता है डेफिनेशन देखते हैं। तो पहला लिखिएगा आप किसका, लेबाय का, लेबाय को लिखेंगे। देखो क्या होता है, जब हम लोग रोड में एकदम अच्छे खासे स्पीड से चलते रहते हैं, साइड में हमको एक प्रेफरेंस के लिए देता रहता है ना, साइड डिवाइड करके। मतलब आप जनरली देखे होगी कि अगर आप एकदम एक रोड पे सिंपल से चल रहे हो ना, सीधा सीधा, ठीक है, तो आपको क्या देगा पता है, अचानक से यहाँ पर एक तो मोड़ देगा दूर उसमें ही, ऐसे करके मोड़ के फिर इसको आपस से यहीं से कनेक्ट कर देगा। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है, चाय ठेला वाय ठेला टपरी टाइप का जो छोटा मोटा है ना, कुछ खाने पीने रुक गए, या कोई भी चीज के लिए है ना, थोड़ा बहुत इमरजेंसी के लिए रुक गए, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ले बाय। तो ले बाय मतलब समझ में आया क्या बोल रहे हैं, ठीक है। फॉर जनरली कोई भी या स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, जिनके लिए अपन रुक सकते हैं साइड में किनारे में। अब इनके बारे में पढ़ते हैं, क्या लिखेंगे, पेव्ड एरिया, डेफिनेशन लिखेगा, ले बाय का डेफिनेशन लिखना, अ पेव्ड एरिया, PAVED, पेव्ड एरिया, एट द साइड ऑफ द हाईवे, एट द साइड ऑफ द हाईवे, डिजाइंड फॉर, डिजाइंड फॉर ड्राइवर टू स्टॉप इन, डिजाइंड फॉर ड्राइवर टू स्टॉप इन फॉर इमरजेंसी, कॉमा पार्किंग, फॉर इमरजेंसी पार्किंग लिखना, कॉमा नहीं, फॉर इमरजेंसी पार्किंग, फॉर फूड वेंडर्स, फॉर फूड वेंडर्स, है ना, कोई खाने नाश्ता वास्ता करने के लिए रुक गए टाइप का, है ना, फूड वेंडर्स, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ले बाय। ले बाय मतलब समझ में, ये टर्म याद रखना बेटा, ये सब थोड़ा आपको पता रहना चाहिए, है ना, सिविल वाले हो बंदा हो तो थोड़ा जानकारी रहना चाहिए। नेक्स्ट हो जाता है ड्राइव वे के बारे में लिखना, ड्राइव वे,
ड्राइवे इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट एंड लोकल एसेस ड्राइवे इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट रोड ड्राइवे इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट रोड को याद रखना फॉर लोकल एसेस। जैसे आप लोग ये देखे होगे क्या, जब पेट्रोल पंप वाले लोग है ना क्या करते हैं, देखियो अगर आपका रोड बनना है, पेट्रोल पंप जनरली एनएच हाईवे के आसपास रहता है चिपका वो एकदम, उन लोग क्या करते हैं दूर से अपना है ना खुद का अपने पैसे से उन लोग क्या करते हैं टाइल्स वाइल्स बिछा देते हैं या अपने पैसे से उन लोग डामरीकरण करके रोड वोड बनाते हैं। अरे बात समझ में आ रही है, तो जो अपना यूज कर रहे हैं ना तो वो उसका प्राइवेट हो गया ना। तो जो अपनी सुविधा के लिए काम कर रहे हैं ताकि मैं अच्छे से प्रेजेंटेशन होता है ना यार, एक अच्छा प्रेजेंटेशन दूंगा तो बच्चे मतलब जो भी है यहीं पर जाके भराएंगे पेट्रोल या इस टाइप का, तो मैं पेट्रोल ऐसे ही बोल रहा हूँ, प्राइवेट पर्पस कुछ भी हो सकता है। ये आप जनरली देखोगे पेट्रोल पंप वाले जनरली अच्छा सा रोड बनाते हैं किनारे में, है ना, पूरा लाइट वाइट लगा के ताकि सबको लगेगा एकदम, है ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं ड्राइव वे। बात सुना है, दीज आर द प्राइवेट रोड। ठीक है, चलिए तो क्या कहां तक लिखे, फॉर द लोकल एसेस लिखे ना, टू वन और स्मॉल ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर टू वन or a small group of structure maintained by the individual groups maintained by individual group small group of structure maintained by individual groups। चलिए नेक्स्ट हो जाता है क्या आपका फ्रंटेज। ठीक है, अब देखोगे आप लोग जनरली रायपुर से दुर्ग अगर जाते हैं तो सर्विस रोड होता है, नहीं होता सर्विस रोड, जहां पर अलग से साइकिल वालों के लिए दे देते हैं या दो पहिया वालों के लिए, और हाईवे है जो हैवी चक्का होते हैं जो भी है ना बड़े बड़े गाड़ियों के लिए, जो फास्ट मूविंग व्हीकल होता है उनके लिए अलग लेन चलता है जो बीच में रहता है, और साइड वाले फॉर लोकल या बोल लो आप सर्विस रोड बोल लो, ये सही बैठेगा, है ना, उसी को हम लोग फ्रंटेज रोड बोलते हैं। तो फ्रंटेज रोड मतलब समझ में आया क्या है ना, तो फ्रंटेज मतलब समझना जो सर्विस रोड टाइप का, जो फास्ट मूविंग व्हीकल लोग बीच में जाएंगे उन्हीं के पैरेलल से जो रोड चलेगा ना उसी को फ्रंटेज रोड बोलेंगे। बात समझ में आएगी नहीं, तो फ्रंटेज रोड के डेफिनेशन लिखिएगा क्या लिखा है। द फ्रंटेज रोड आर ऑल्सो कॉल्ड एज सर्विस रोड, आउटर रोड, सर्विस रोड, आउटर रोड, run parallel to the higher speed, run parallel to the higher speed, run parallel to the higher speed road। ठीक है, तो यहां तक अपने को ये तो हो गया, तो पहला चैप्टर आपका पूरा खत्म हो गया है। नेक्स्ट आपका क्या आएगा, डिजाइन वाला है, ज्योमेट्रिक डिजाइन। इस टॉपिक को अपन है ना कल करेंगे अब, है ना, ठीक है। आज मैं जल्दी छोड़ रहा हूँ, आज इतना ही छोड़ रहा हूँ, इतने में छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी कल फिर इसको आगे, क्योंकि ज्योमेट्रिक डिजाइन को करेंगे ना तो वो पूरा लंबा समय खाएगा, है ना, बीच में पढ़ाने से अच्छा आदमी को थोड़ा सा वो है, तो आज मैं जल्दी छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए।